हेलो क्यूट लिटिल रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो और पढ़ाई मस्त से चल रही है। ये थर्ड वीडियो है क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आई होप आपको पहले दो वीडियो हेल्पफुल रहे हो और आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइस एंड चैप्टर नंबर 3 इंटरनल एनालिसिस हो गया है। अब अपन करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एक्सटर्नल एनालिसिस। एज यूजुअल फर्स्ट अपन कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डीप डाइव इनटू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बेटा चैप्टर नंबर 2 की एक प्रॉब्लम बोल लूँ कि भाई इसमें इतने कॉन्सेप्ट है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है जो कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सो देर आर वेरियस कॉन्सेप्ट जिसका अपन को रिवीजन भी करना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखने हैं। हालांकि चैप्टर नंबर 2 भी उतने ही मार्क्स का है जितना बाकी सारे मार्क्स के हैं, यानी 10 मार्क्स का ही है चैप्टर नंबर 2। अब इसमें से भी बच्चे जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस है ना, वो आप लोग मान लो आता ही आता है। यानी चैप्टर नंबर 2 से बहुत कम बार ही ऐसा हुआ है कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस ना आया हूँ। तो व्हेन वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 2, यहाँ पर पोर्टर्स 5 फोर्सेस ऑलमोस्ट 50% है और बाकी सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 50% है। सो थोड़ा सा यहाँ पर स्क्यूड है पोर्टर्स 5 फोर्सेस के टूवर्ड्स, इसलिए अपन भी किससे शुरू करेंगे, पोर्टर्स के 5 फोर्सेस से। आ जाओ। इसका तो बढ़िया सारा चार्ट अपन ने बनाया हुआ है ऑलरेडी। चलो चार्ट ही देख लेते हैं, आ जाओ, बेस्ट रहेगा। फटाफट से चार्ट देख लेते हैं। पोर्टर के 5 फोर्सेस क्या बात करते हैं। पोर्टर के 5 फोर्सेस एक सिंपल और एफिशिएंट टूल है टू डिटरमाइन की सोर्सेज ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। अगर आप एक इंडस्ट्री या में एंटर करने वाले हो तो आपको कंपटीशन एनालिसिस करना पड़ता है, और कंपटीशन के एनालिसिस करने के लिए एक बहुत प्यारा सा टूल है पोर्टर के 5 फोर्सेस। ये टूल डायग्नोस करता है कि भाई आपकी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव प्रेशर कितना है, आपकी इंडस्ट्री में कितना कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, कितना दबाव है कॉम्पिटिशन का। और ये क्यों चेक करते हैं यार, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी। यानी अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा राइवलरी चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगा। तो एक इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले उस इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव प्रेशर चेक कर सकते हो थ्रू पोर्टर्स के 5 फोर्सेस। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है कि नहीं और इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है कि नहीं। 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेज है बच्चे लोग, 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेज हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव प्रेशर के लिए हेल्प करेंगे। अपन ने पढ़ा था रेस इन बीस। रेस इन बीस, आर फॉर राइवलरी, ई फॉर एंट्रेंस, एस फॉर सब्सटीट्यूट्स, एस फॉर सप्लायर्स, बी फॉर बायर्स। रेस इन बीस, पहला है राइवलरी, ई है एंट्रेंस, एस है सब्सटीट्यूट, सप्लायर्स, बायर्स। राइवलरी की अगर मैं बात करूँ तो राइवलरी का सॉरी राइवलरी की मैं अगर बात करूँ तो राइवलरी का सिंपल मतलब है प्राइस वॉर्स। सिंपल मतलब है प्राइस वॉर्स, मतलब जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, भले छोटे कॉम्पिटिटर्स हो बड़े कॉम्पिटिटर्स हो, अगर राइवलरी बहुत ज़्यादा है, अगर कंपटीशन इन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इट वुड लीड टू प्राइस वॉर्स। इंटेंस राइवलरी मतलब लेस अट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इंटेंस कॉम्पिटिशन मतलब लेस अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। Intensity of rival influences cost of suppliers, distribution and even attracting customers। मतलब क्या बेटा, अगर राइवलरी बहुत ज़्यादा है तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होगी, कस्टमर अट्रैक्ट करना भी डिफिकल्ट रहेगा, सप्लायर्स का भी दबाव कहीं ना कहीं हम पे ज़्यादा रहेगा। यानी राइवलरी का सिंपल मतलब है इट विल लीड अस टू प्राइस वॉर्स। राइवलरी के कुछ फैक्टर्स है, राइवलरी डिटरमाइन करने के कुछ फैक्टर्स है, अपन ने याद किया था CDEFGI। CDEFGI, C फॉर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो कहीं ना कहीं राइवलरी ज़्यादा होगी, यानी इंक्रीज नंबर ऑफ राइवल्स वुड लीड टू मोर प्राइस वॉर्स। जितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन यार उतनी ज़्यादा राइवलरी ऑफ कोर्स एंड उतना कॉम्पिटिटिव प्रेशर। ये हो गया सी। सी के बाद है डी। डी यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो आपके राइवल्स कम होंगे, बट अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है जस्ट लाइक अदर्स, तो कहीं ना कहीं राइवलरी ज़्यादा होगी। सी डी ई। ई फॉर एग्जिट बैरियर्स। बेटा अब ये क्या पॉइंट है, एग्जिट बैरियर समझना। अगर आप एक जगह हो जहाँ से आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, और एग्जिट करने के लिए वो जो नहीं चलता था खतरों के खिलाड़ी या फिर ये जंगल में कौन विन करेगा, तो बेसिकली अगर आप एक जगह से एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, आप वहीं पर
अगर आप कहीं से एग्जिट नहीं कर पा रहे हो तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा, और वहीं रुकना पड़ेगा तो आप एक दूसरे के साथ compete करना ही पड़ेगा। यानी अगर एग्जिट नहीं कर पा रहे हो तो you have to stay within the industry, and if you have to stay within the industry you would want to be profitable, you would want to do rivalry। ये हो गया E। C D E F, F मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो आप ऑफकोर्स प्रोड्यूस भी ज़्यादा करोगे ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम हो सके। अगर आप प्रोड्यूस ज़्यादा करोगे तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं प्राइजेस कम हो जाएगी। अगेन इट विल लीड टू प्राइस वॉर। E F G, G मतलब ग्रोथ रेट। बेटा अगर इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ ग्रोथ रेट कम है मतलब सपोज आप मान लो इंडस्ट्री में 5 कॉम्पिटिटर्स हैं और एक कस्टमर एंटर कर रहा है। सोचो एक कस्टमर को 5 लोग दबाएंगे, एक कस्टमर को 5 लोग अपना माल बेचना चाहेंगे, मतलब राइवलरी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा। और लास्ट है आई। अगर एक इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री लीडर है, उसके आसपास कोई नहीं है, तो बेटा वो ना कंपटीशन को कहीं ना कहीं रोक सकता है। उसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर, यानी छोटे मोटे कंपटीशन को वो दबा सकता है। यानी ऐसे में राइवलरी के चांसेस कम है। जब देयर इज एन इंडस्ट्री लीडर तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन कर सकता है प्राइस वॉर्स को। हो गया इंडस्ट्री लीडर, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जिट बैरियर। फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो राइवलरी ज़्यादा है। स्लो ग्रोथ रेट, अगर ग्रोथ रेट कम है तो राइवलरी ज़्यादा है। ये हो गया आर। नेक्स्ट है ई। ई मतलब थ्रेट ऑफ नया एंट्रेंस। अरे यार एक इंडस्ट्री में अगर लोग आसानी से एंटर कर सकते हैं तो आप सोचो ना, वो आएंगे अपना अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी लेकर आएंगे और उन्हीं को बेचेंगे जिनको आप लोग बेच रहे थे, यानी कहीं ना कहीं आप ही का मार्केट शेयर खाएंगे। और दूसरा, अगर ऐसा कोई एंट्रेंट आ गया जो बहुत बड़ा है, जैसे कि जियो आ गया था इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो एक बड़ा जब एंट्रेंट आ जाता है तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कंपटीशन का। इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं, आ जाओ देखते हैं। Threat of new entrants. It reduces industry profitability, it adds new production capacity, etc. 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 आप लोग पढ़ सकते हो। बट इसके क्या पॉइंटर्स थे? A B C C D D E। याद आ रहा है क्या? A B C C D D E। A for aggressive retaliation। अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री में एंटर करने से सामने वाला बहुत अग्रेसिवली रिटेलिएट करेगा तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। बी मतलब ब्रांड आइडेंटिटी। अगर इंडस्ट्री में ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी ब्रांड आइडेंटिटी सेट करके बैठे हैं तो ऐसी इंडस्ट्री में एंटर करना बहुत डिफिकल्ट है। ए बी सी। सी मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर एक इंडस्ट्री का कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत तगड़ा है तो वहाँ पर आप जल्दी से एंटर नहीं कर पाओगे। जिनके पास पैसे नहीं है वो तो एंटर कर ही नहीं पाएंगे। फिर एक और बार है सी। सी मतलब स्विचिंग कॉस्ट। बच्चा मतलब आपको अगर एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है तो ऐसी इंडस्ट्री में कोई भी एंटर कर सकता है। भाई आज मैं इस ठेले से गुपचुप खाती हूँ, कल उस ठेले से गुपचुप खा लूँगी, यानी ऐसी इंडस्ट्री में कोई भी एंटर कर सकता है। बट अगर मेरा स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे स्विच करने में बहुत खर्चे लगेंगे, तो मैं जल्दी से स्विच नहीं करूँगी, तो ऐसी इंडस्ट्री में लोग भी नहीं आना चाहेंगे। फिर है डी। अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस नहीं होगा, डिफरेंशिएटेड नहीं है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस होगा। फिर है डी। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सपोज HUL हो आप और आपका हाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्री में लोग आसानी से नहीं आ पाएंगे। और लास्ट है ई। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल है आपकी, आप बहुत हाई लेवल प्रोडक्शन करते हो, बहुत क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ compete करना बहुत डिफिकल्ट होगा और ऐसी इंडस्ट्री में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस बहुत कम होंगे। क्लियर है बच्चा लोग? ये सबसे बड़े 2 पॉइंट है। फिर है एस मतलब सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट यानी ऐसी चीज़ें जो सेम फंक्शंस करती होगी, और सब्सटीट्यूट से भी कई बार थ्रेट होता है क्योंकि अगर आपका माल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो लोग सब्सटीट्यूट्स के टुवर्ड मूव कर सकते हैं। फिर है एस सप्लायर्स। सप्लायर्स मतलब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अगर आपके सामने आपका सप्लायर ज़्यादा बड़ा है तो कहीं ना कहीं उसका बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा होगा। बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा तो वो मुझे महंगे में भी बेच सकता है माल को, मतलब मेरे पे मैं उसको कहीं से भी कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी प्रॉफिट उससे कम हो जाएगी। इट डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इनपुट्स। यानी अगर आपका सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग भी ज़्यादा रख सकता है। कब सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होता है? जब वो कुछ अनोखा दे रहे हैं आपको, या फिर सप्लायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन बायर्स। बायर्स फैले हुए हैं, सप्लायर्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं तो दे कैन हैव मोर इफेक्ट ऑन यू। वो बोलते हैं ना मुट्ठी में ज़्यादा दम होता है,
ठीक है। फिर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आप जल्दी से स्विच नहीं कर सकते, तो आप सेम सप्लायर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, कोई सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्ट्स बायर के लिए बहुत क्रूशल है, यानी जो मैं माल बेच रही हूँ वो मेरे बायर के लिए बहुत क्रूशल है, तो वो जनरली मेरे से ही माल खरीदेगा और मेरा ज़्यादा दबाव रहेगा। एंड सप्लायर्स लिमिटेड है या कम है। सेम बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की अगर मैं बात करूँ तो बायर्स का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है ना, तो में से कम प्राइस में भी माल खरीद सकते हैं, ज़्यादा सर्विस ले सकते हैं। ये कब होगा? एग्जैक्ट उल्टा, जब बायर्स के लिए प्रोडक्ट क्रूशल नहीं है, या बायर्स बहुत बड़े बायर्स हैं, या बायर्स को फुल नॉलेज है, या बायर्स के पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल था बच्चे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा लंबा रिवीजन दिया है बच्चा। पोर्टर्स 5 फोर्सेस, आ जाओ। एक्सप्लेन पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल एज टू हाउ बिजनेस कैन डील विद कंपटीशन। ये सब अपन पढ़ चुके हैं कि अगर आपको कंपनी के इंडस्ट्री और उसके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप पोर्टर्स के 5 फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हेल्प करता है आपको सिस्टमैटिकली डायग्नोस करने में ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स इन एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में कितना कॉम्पिटिटिव प्रेशर है ये आपको पोर्टर का 5 फोर्सेस बताएगा। यानी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, क्या इंडस्ट्री आपके लिए अट्रैक्टिव है, ये आपको पोर्टर्स का 5 फोर्सेस बताएगा। पांच फोर्सेस हैं इसमें जो अपन को देखना है। द मॉडल होल्ड्स द स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन इन एन इंडस्ट्री इज अ कंपोजिट ऑफ 5 कॉम्पिटिटिव प्रेशर। 5 कॉम्पिटिटिव प्रेशर की यहाँ बात करता है। रेस्ट इन बीज, रेस्ट फॉर पहले तो राइवलरी अमॉन्ग द करंट प्लेयर्स, यानी कॉम्पिटिटिव प्रेशर कई बार अपन को पता चलता है कि राइवलरी कैसी है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर एसोसिएटेड विद द मार्केट मनूवरिंग एंड जॉकिंग फॉर बायर पेट्रोनेज। इसका मतलब है बायर को खरीदने के लिए बायर का पेट्रोनेज यानी बायर को अपने साइड करने के लिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, यानी राइवलरी कैसी है। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस की, अगर मार्केट में एंट्रेंस जल्दी से घुस सकते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव प्रेशर ज़्यादा होगा। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, अगर सब्सटीट्यूट्स बहुत हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव प्रेशर ज़्यादा होगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई ज़्यादा है तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर ज़्यादा है, कम है तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर कम है। और लास्ट है कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स भी अगर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव प्रेशर ज़्यादा है, नहीं तो कम है। तो ये 5 एरियाज में कॉम्पिटिटिव प्रेशर चेक होता है। आ जाओ। पुलकित वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, अब ये अपन ने क्लास में किया था, अच्छे से याद आ रहा होगा आप लोगों को। पुलकित वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट क्लाउड किचन बिजनेस एंड ही बॉट 3 रियल एस्टेट स्पेसेस इन वेरी हिडियस लोकेलिटीज। उसने क्या किया, उसको क्लाउड किचन स्टार्ट करना था और उसने बोला यार क्लाउड किचन तो है, कोई मेरे शहर तक तो आने नहीं वाला, मेरे रेस्टोरेंट तक तो आने नहीं वाला, तो मैं किसी भी जगह से क्लाउड किचन चालू कर सकता हूँ, भले वो खराब जगह हो। लेटर गवर्नमेंट ने बोला भाई क्लाउड किचन तो सिर्फ वेल ऑपरेटेड वेल वेंटिलेटेड स्पेसेस से चलाई जाएगी, ऐसे आलतू फालतू जगह से आप ये नहीं चला सकते, वेल वेंटिलेटेड स्पेसेस से चलाई जाएगी, जिसके कारण इसका इन्वेस्टमेंट रिडंडेंट हो गया। पहली बात देखो, वर्ड देखो, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री कंपटीशन इज पुलकित करेंटली फेसिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिचुएशन। कौन सा एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री कंपटीशन पुलकित फेस कर रहा है। अगर अब मैं न्यू सिलेबस की बात करूँ ना बेटा, तो ये पॉइंट कहीं नहीं लिखा है, बट ओल्ड सिलेबस में ये पॉइंटर था, अपन इसको हाईलाइट कर लेते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन सेम आ गया तो। पुलकित यहाँ पर इंडस्ट्री कंपटीशन का कौन सा फोर्स फेस कर रहा है। एक्चुअली पुलकित यहाँ पर फेस कर रहा है राइवलरी में जो एग्जिट बैरियर वाला पॉइंट था ना, वो पुलकित इज फेसिंग एग्जिट बैरियर, क्योंकि अब उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है रियल एस्टेट में, हिडियस लोकेलिटीज़ में किया है, और अब उसके पास उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने का तरीका नहीं है, क्योंकि वो हिडियस लोकेलिटीज़ में है। वो किसको ये रेस्टोरेंट बेचे, वो किसको ये ज़मीन बेचे, या वो किसको ये शॉप बेचे। Due to his investment in the real estate, exit barriers are factors that make it difficult for a company to exit a particular industry. In this case, Pulkit का investment in the real estate makes it difficult for him to exit the cloud kitchen industry, क्योंकि उसने तो 3 locations open कर लिए हैं, वो भी hideous localities में open किए, तो ये करे क्या अब इसका, ये cloud kitchen business को छोड़े कैसे, जो पैसा लगा चुका है उसको जाने कैसे दे, या फिर switch to a different business model। कोई different business model में भी कैसे switch करे भाई, क्योंकि जगह तो बहुत ही खराब जगह पे है। If Pulkit is unable to find new spaces or make the necessary renovation, he may be forced to continue operating in the hideous localities. अगर पुलकित या तो रेनोवेट नहीं करवाया या नई जगह पर शिफ्ट नहीं हुआ, तो फिर तो भाई वो इस इंडस्ट्री में कैसे ही काम करेगा।
दिस कैन क्रिएट एन एग्जिट बैरियर। अच्छा, अगर वो हिडियस लोकेलिटी से काम करता रहा बेटा तो कहीं ना कहीं क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी गुडविल इम्पैक्ट होगी, और यही सब के कारण तो हम बोल रहे हैं दैट दिस हैज क्रिएटेड एन एग्जिट बैरियर एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू लीव द इंडस्ट्री। Additionally, Pulkit may have incurred significant cost in purchase and renovation of the real estate, which can create a further exit barrier. Sunk cost refers to cost which has already been incurred. If Pulkit has invested a significant amount, he may be hesitant to exit the industry or switch to a different business, as it may mean to write off the sunk cost. वापस एक्चुअली सेम चीज़ें बोल रहा है बेटा कि अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कहीं ना कहीं इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो इस इंडस्ट्री से आसानी से नहीं निकल पाएगा until and unless he thinks कि भाई ये तो लॉस हो गया। तो बोल रहा है कि बिकॉज इट इज अ वेरी बिग संक कॉस्ट एंड बिकॉज until and unless he writes off this sunk cost वो स्विच नहीं कर सकता, तो ये एक एग्जिट बैरियर है। क्लियर है? गुड क्वेश्चन। Question number 10. State with reason. Substitutes can also exert significant competitive pressure. 100% threat of substitute is a significant competitive pressure, क्योंकि अगर देखो सब्सटीट्यूट क्या होते हैं बेटा, जो सेम तरीके से फंक्शन करते हैं, वो चीज़ जो सेम फंक्शन करती है। जैसे कि अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला मुझे तो मैं शायद चाय पी लूँ, चाय नहीं मिली तो शायद कॉफ़ी पी लूँ, कॉफ़ी नहीं मिला तो शायद माचा पी लूँ। अगर मेरे पास म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट कर लूँ, यानी सेम फंक्शनिंग जो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मेरे लिए कुछ भी खर्चीला होगा तो आई कैन ईजिली स्विच टूवर्ड सब्सटीट्यूट्स अगर उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो कहीं ना कहीं बोलता है कि सब्सटीट्यूट ऑल्सो लीड्स टू हाई कॉम्पिटिटिव प्रेशर। A final force that can influence industry profitability is availability of substitutes. To predict profit pressure from the source, firm को वो product search करने पड़ेंगे that perform same or nearly the same function as the existing products. राहुल शर्मा एक MD है किसी कंपनी का which is manufacturing trucks. He is worried about the entry of new businesses. What kind of barriers will help Rahul against such a threat? ये पढ़ चुके हैं अपन। पहली बात तो देख लेते हैं, एक फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू बी हायर जब फर्म्स आर ब्लॉक्ड फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, बट अगर नए एंट्रेंस आसानी से आ सकते हैं तो इट विल रिड्यूस इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज इट एड्स न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई लीडिंग टू लोअर प्राइसेस एंड सब्सटेंशियली इरोडिंग एग्जिस्टिंग फर्म का मार्केट शेयर। बैरियर्स 20 क्या हो सकता है बेटा? ABCCDDE। ए सबसे पहले पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। अगर आपको लगता है कि एंट्री करोगे आप और कम प्राइसेस के साथ करोगे और सामने वाला अग्रेसिवली रिटेलिएट करेगा तो आप ऐसे इंडस्ट्री में जल्दी से एंटर नहीं करोगे। Sometimes the mere threat of aggressive retaliation by incumbents can deter entry by other firms into an existing industry. ठीक है? नेक्स्ट है AB ब्रांड आइडेंटिटी। अगर आप ऐसी एंटिटी हो, सपोज आप हो, ये है ना यार बाइक, कौन सी बाइक है यार, भूल रही हूँ, चलो मैं बात करती हूँ सनग्लासेस की। अब सनग्लासेस में रेबैन ने कहीं ना कहीं अपना दबाव बनाया हुआ है, यानी ऐसी उसकी ब्रांड आइडेंटिटी सेट हो गई है, तो ऐसी इंडस्ट्री में उसको compete करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब अगर आप एक ब्रांड आइडेंटिटी बना लियो तो आपने कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट कर ली है। ब्रांड आइडेंटिटी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर इनफ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट। ऑफकोर्स BMW में ब्रांड आइडेंटिटी ज़्यादा काम करेगी रादर देन अमूल के मिल्क, यानी मिल्क में अगर अमूल नहीं मिला तो वील स्विच टू अनदर मिल्क, बट BMW नहीं मिली तो वील वेट फॉर BMW। यानी ब्रांड आइडेंटिटी ज़्यादा काम करती है फॉर इनफ्रिक्वेंटली परचेज आइटम या लग्जरी आइटम। ठीक है? नेक्स्ट है सी फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये तो बहुत सिंपल है, अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट एक इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए ज़्यादा है तो ऐसे में बहुत जल्दी से अपन एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्विचिंग कॉस्ट, कि भाई अगर आपको इंडस्ट्री में सक्सीड करना है तो न्यू एंट्रेंस को परसुएड करना पड़ेगा कस्टमर्स को कि यू स्विच टूवर्ड्स मी, आप मेरे साथ स्विच करो। और ये स्विच करने के लिए बायर्स को नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना पड़ता है, सप्लायर को समझना पड़ता है, और कई बार तो भाई बहुत सारा फाइनेंशियल मतलब मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट। तो जल्दी से बायर स्विच नहीं करना चाहेंगे और ऐसी इंडस्ट्री फिर सप्लायर्स एंटर करना नहीं चाहेंगे। ABCCD फॉर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। अगर आपका सिंपल है ये तो, अगर आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है, इट कैन बी एनी डिफ्रेंशिएशन, तो कहीं ना कहीं ऐसे में आपके साथ कंपटीशन नहीं करना चाहेंगे और ऐसी इंडस्ट्री में लोग जल्दी से एंटर नहीं करना चाहेंगे। Differentiation works to reinforce entry barriers because the cost of creating genuine product differences may be too high for the new entrants.
हम डिफ्रेंसिएशन करें, ये करें वो करें, उससे अच्छा इस इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं करते। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर आप ऐसे हो जिसका बहुत हाई एक्सेस है टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो ऐसे में एंट्रेंस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू एंटर दोज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। और अगर आप HUL हो और आपका हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन है और ऐसे में कोई और शैम्पू लेकर आ रहा है, तो आप सोचो, आप बोल सकते हो ना कि नहीं नहीं नहीं, मेरी इंडस्ट्री में कोई नहीं आएगा, आप इनके प्रोडक्ट्स नहीं रखोगे क्योंकि HUL बहुत बड़ा है उनके लिए। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स possess another significant entry barrier. Despite the growing power of the internet, many firms continue to rely on the control of physical distribution channel to sustain barriers to entry. A, B, C, C, D, D, E. Last, economies of scale. अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो हाई वॉल्यूम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इससे नए एंट्रेंस डिस्करेज हो जाएंगे टू एंटर दिस इंडस्ट्री। ओके, आ जाओ। Buyers can exert considerable pressure on business. Do you agree? Yes, buyers can exert considerable pressure on business. कैसे भाई? Buyers of an industry's product or services can exert pressure on existing firm to secure lower prices या better services. अगर buyers के पास full knowledge है, या buyers बहुत बड़े buyers है, या buyers के लिए product crucial नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा substitutes available है, तो यहाँ पर buyers का दबदबा ज़्यादा होगा, और ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, आपसे lower prices भी मांग सकते हैं या फिर better services भी मांग सकते हैं. This is evident in situations जहाँ buyers enjoy superior position than the seller of the product. ये कब होता है? जब बायर्स को फुल नॉलेज है, या दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, मतलब वो बिग बायर्स हैं, या फिर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का प्रोडक्ट इज़ नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल, बायर के लिए वो प्रोडक्ट क्रिटिकल नहीं है, या बायर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, या दे कैन ईजिली स्विच टू सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल, या बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं और कोई स्विचिंग कॉस्ट नहीं है. ईजी एक्सेस एक मार्केटिंग सर्विस कंपनी है जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है बहुत सारे बिजनेस क्लाइंट्स को. ईजी एक्सेस एंड इट्स राइवल्स हैव मैनेज्ड टू परसुएड द गवर्नमेंट. उन्होंने गवर्नमेंट को परसुएड कर दिया है कि भाई साहब, अब कोई भी कंसल्टेंसी फर्म एंटर करेगी ना तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और ब्यूरोक्रेटिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा. यानी अब कोई भी कंसल्टेंसी फर्म एंटर करेगी तो उनको एक बहुत बड़ा सारा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत दिक्कतदायक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और इंडस्ट्री के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी फॉलो करना पड़ेगा. Do you think by doing this, Easy Access and its rival has an advantage in some way to fight off their competitors? Yes, Easy Access और rivals ने एक एडवांटेज तो पाया है बेटा. क्या एडवांटेज पाया है? कि अब किसी को भी इस इंडस्ट्री में एंटर करना होगा तो उनको एक बहुत लेंदी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उनको इंडस्ट्री के कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके लिए दिक्कत वाली चीज़ है, इनके लिए एक एफर्ट वाली चीज़ है. तो दिस will create a barrier to entry, या फिर it will reduce the threat to entry. It will increase barrier to entry and it will reduce the threat to entry. ठीक है. अब क्या लिखा है बेटा? सिर्फ नए एंट्रेंस की वापस चीज़ें लिखी है कि नया एंट्रेंस क्या होता है. नए एंट्रेंस हम इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को कम करते हैं. क्यों कम करते हैं? क्योंकि वो नई प्रोडक्शन कैपेसिटी लेकर आते हैं, यानी नया सप्लाई लेकर आते हैं, समटाइम्स इवन एट अ लोअर प्राइस, और आपका मार्केट शेयर खाते हैं. कई बार नए एंट्रेंस बहुत पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन होते हैं, नई कैपेसिटी लेकर आते हैं, तो एक नया कॉम्पिटिटिव प्रेशर आता है, और जितना बड़ा नया एंट्रेंट होगा उतना ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव प्रेशर आएगा, और इससे क्या होगा, प्राइस वॉर्स भी हो सकते हैं. यानी नए एंट्रेंस की फिर चीज़ें बता रहा है. ओके, आ जाओ बेटा. इको कैरी बैग्स लिमिटेड एक रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर है. एक रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर है and trading company, has seen a potential in the ever-growing awareness around hazards of plastic and the positive outlook of the society towards recycling and reusing plastic. ठीक है, एक recyclable plastic bag बनाता है वो, और अच्छा ये है कि भाई लोग अब एक्चुअली प्लास्टिक्स के हजार्ड्स के टूवर्ड्स देख रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, इसको रिसाइकिल कर लिया तो अच्छी बात है. अ मेजर कंसर्न फॉर इको कैरी बैग. इको कैरी बैग का ना एक मेजर कंसर्न है. क्या कंसर्न है भाई? कि यार पेपर बैग और ओल्ड क्लॉथ बैग्स भी इनके ज़िंदगी में हैं. मतलब कहीं ना कहीं लोग आज भी पेपर बैग्स भी खरीद रहे हैं, ओल्ड क्लॉथ बैग्स भी खरीद रहे हैं, इवन दो दे आर कॉस्टलियर देन रिसाइक्लेबल बैग्स, इररिस्पेक्टिव दे आर बीइंग वेलकम पॉजिटिवली बाय द कंज्यूमर. भले ये रिसाइक्लेबल बैग से महंगा होगा तो भी लोग क्या खरीद रहे हैं? ओल्ड क्लॉथ बैग भी खरीदते हैं, पेपर बैग भी खरीदते हैं.
identify and explain the competition from paper bags and old cloth bags fall under which category of Porter's 5 forces? किस कैटेगरी में फॉल करता है बेटा? बहुत ही क्लियरली सब्सटीट्यूट्स की कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि तीनों के फंक्शन सेम है, प्रोडक्ट सेम नहीं है, तीनों के फंक्शन सेम है। एक रिसाइक्लेबल बैग है, एक पेपर बैग है, एक ओल्ड क्लोथ बैग है। अगर आपने रिसाइक्लेबल बैग यूज़ नहीं किया तो आप एज ए सब्सटीट्यूट क्लोथ बैग यूज़ कर सकते हो, एज ए सब्सटीट्यूट पेपर बैग यूज़ कर सकते हो। इको कैरी बैग फेसेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लॉथ बैग्स फॉल अंडर थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। अब ना थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स के बारे में बताएगा, ठीक है, कोई नहीं। पेपर एंड क्लोथ बैग्स आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग। कैसे? बिकॉज दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स भी एक लेटेंट यानी हिडन सोर्स ऑफ कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में एक हिडन सोर्स ऑफ कंपटीशन है। कई केसेस में दे बिकम अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपटीशन। कई केसेस में तो बहुत बड़ा हावी कंपटीशन का सोर्स बन जाते हैं। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जो प्राइस एडवांटेज दे और जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट दे, कहीं ना कहीं वो तो आपके लिए बहुत दिक्कत दे सकता है। अगर मेरा सब्सटीट्यूट में से सस्ते में मिल रहा है या मेरे से ज़्यादा इंप्रूव परफॉर्मेंस दे रहा है तो कहीं ना कहीं इट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर मी। ओके बेटा। ग्रीन थ्रिफ्ट इंक एक सस्टेनेबल क्लोथिंग रिटेलर है। हर जगह सस्टेनेबिलिटी चल रही है। एक सस्टेनेबल क्लोथिंग रिटेलर है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है सर्च इन पॉपुलैरिटी ड्यू टू ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज अमॉन्ग कंज्यूमर्स एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल क्लोथिंग रिटेलर के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कंपनी स्पेशलाइज करती है सेलिंग सेकेंड हैंड क्लोथिंग एंड upcycled garments offering eco-friendly alternative to ट्रेडिशनल फैशन। ट्रेडिशनल फैशन से क्यों बेटर है? क्योंकि ये रिसाइकलिंग करती है, कहीं ना कहीं ओल्ड चीज़ों से नई चीज़ें बनाती है, तो लोग जो एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं वो इस प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदेंगे। अ मेजर कंसर्न फॉर ग्रीन थ्रिफ्ट इज इमर्जेंस ऑफ न्यू सस्टेनेबल फैशन। इनकी ज़िंदगी में नया नया सस्टेनेबल फैशन वाले ब्रांड्स आ रहे हैं। दीज ब्रांड फोकस ऑन यूजिंग ऑर्गेनिक एंड रिसाइकल्ड मटेरियल्स एज वेल एज इन एथिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये भी रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एनवायरनमेंट कॉन्शियस कंज्यूमर्स को टारगेट कर सकते हैं। बताओ तो कौन सा कंपटीशन फ्रॉम दिस न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड फॉल्स अंडर? कौन सा कंपटीशन लेकर आ रहा है या ये नया वाला ब्रांड? ऑफ कोर्स नया एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लेकर आएगा। नया एंट्रेंट आपके सेम बिजनेस में, ये सब्सटीट्यूट नहीं है, वो उसी बिजनेस में नया कंपनी है, तो नया कंपनी जब आता है वो क्या लेकर आता है? थ्रेट ऑफ न्यू। The emergence of these brands focusing on using organic recycled material along with ethical manufacturing aligns with the value and making them a strong competitor to sustainable in the sustainable fashion market. फिर यहाँ पर नहीं लिखा है बच्चे, बट आप लोगों को थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के सारे ऊपर वाले पॉइंट भी लिखने हैं कि जितना बड़ा नया एंट्रेंट होगा उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रेशर लाएगा, और वो वाला पॉइंट भाई कि नया एंट्रेंट आता है, नई प्रोडक्शन कैपेसिटी लाता है, नया सप्लाई लेकर आता है, भले लोअर प्राइसेस में देना पड़े XYZ। ओके, which of the following statement are correct and incorrect? Give reasons in brief. Economies of scale discourages new entrants. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस का तो एक पॉइंट ही है बेटा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कम हो जाता है जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ जाता है आप लो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट में माल बना भी सकते हो तो उसको बेच भी सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट एडवांटेज और प्राइस एडवांटेज होता है, विच रिड्यूसेस द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। सो इट इज करेक्ट। What are the 5 competitive forces in an industry as identified by Michael Porter? बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप एक बार रीडो कर सकते हो। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, ये सारे पॉइंटर्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस के अपन सारे पॉइंटर्स पढ़ चुके हैं। न्यू कैपेसिटी लाता है, नया प्रोडक्ट रेंज लाता है, नया कॉम्पिटिटिव प्रेशर लाता है, एक्सेट्रा। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स यानी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स पढ़ चुके हैं कि भाई बायर्स आएंगे तो या तो आपसे कम प्राइसेस लेंगे या बेटर कस्टमर सर्विस के लिए फ़ाइट करेंगे। अच्छा, कब ये इनका कब सबसे ज़्यादा
Another force that influences competitive condition in this industry is bargaining power of buyers. This force become more heavier जब buyers cartel या group form कर देते हैं, यानी concentrate हो जाते हैं. Mostly this is a phenomena seen in industrial product. Ignore. ठीक है. The bargaining power of buyer influences not only the prices but also influences in many case cost and investment for better services. या तो वो आपसे prices कम करवा देते हैं या आप cost बढ़ा देते हैं. Cost कैसे बढ़ा देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनको better services देना पड़ेगा. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स का अगर बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको रॉ मटेरियल का कॉस्ट, आपके इनपुट्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा. अगर सप्लायर लिमिटेड इन नंबर है तो उनका हाई बार्गेनिंग पावर होगा. इससे क्या होता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, अदर इनपुट का कॉस्ट बढ़ जाता है. राइवलरी अमॉन्ग करंट प्लेयर्स, इट लीड्स टू प्राइस वॉर्स. वर्ड यहाँ लिखा है कि नहीं, आ जाओ देखते हैं. The competitors influence strategic decision at different strategic level. The impact is अच्छा, ये वाला पॉइंट ना बहुत अच्छा है, मैंने हाईलाइट भी करवाया था कि राइवलरी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पता है कहाँ पड़ता है, फंक्शनल लेवल पे पड़ता है. क्यों? क्योंकि अगर राइवलरी बहुत ज़्यादा है तो आपको कॉस्टिंग कम करनी पड़ेगी, यानी प्रोडक्शन टीम पे इम्पैक्ट पड़ेगा. आपको एडवर्टाइजिंग बढ़ानी पड़ेगी, यानी एडवर्टाइजमेंट टीम पे इम्पैक्ट पड़ेगा. आपको फास्ट डिलीवरी करनी पड़ेगी, यानी लॉजिस्टिक टीम में इम्पैक्ट पड़ेगा. यानी राइवलरी का इम्पैक्ट प्राइस वॉर्स में होता है और फंक्शनल लेवल पे ज़्यादा दिखता है. एंड थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स भी अपन पढ़ चुके हैं. अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. राजीव आर्या is owner of an electrical appliance company that specializes in manufacturing domestic vacuum cleaners. ठीक है, राजीव आर्या है, डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर बनाती है. 4 अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ और सेल्स वॉल्यूम के साथ. ठीक है. करंट राइवल फर्म ऑल्सो ओन अ नंबर ऑफ पेटेंट्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. और जो अभी करंट अपन राइवल फर्म्स जो सारे हैं ना, उनके पास कई सारे पेटेंट्स भी है, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहीं ना कहीं तगड़ी है. The supplier base for procurement of raw material is also very large and there are multiple suppliers. जिनसे मैं माल खरीदती हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सप्लायर्स हैं और हम किसी से भी माल खरीद सकते हैं. बताओ तो पोर्टर के कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है. पोर्टर के कौन कौन से फोर्सेस यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट है. सुनना, क्या यहाँ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस की बात कर रहा है? नहीं. हाँ, सप्लायर्स कैसे हैं आपके, बहुत सारे सप्लायर्स हैं तो उसकी भी बात नहीं कर रहा है. यहाँ बायर के बारे में कुछ नहीं लिखा, सब्सटीट्यूट के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन बोलता है भाई जैसी मैं हूँ ना वैसे 4 और कंपटीशन है जो सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा देते हैं. मतलब कहीं ना कहीं हम पाँचों में कंपटीशन कैसा होगा, इंटेंस. यानी कहीं ना कहीं हमारी बीच राइवलरी कैसी होगी, इंटेंस. यानी कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, प्राइस वॉर्स कर सकते हैं. यानी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव राइवलरी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फोर्स रहेगी, या कॉम्पिटिटिव राइवलरी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फोर्स रहेगी. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनी सिंगल मैन्युफैक्चरर टू डोमिनेट द मार्केट, क्योंकि सब सेम है, सबका सेम साइज है, सबका सेम मार्केट है, सबका सेम प्रोडक्ट है, तो कोई भी एक डोमिनेट नहीं करता होगा, यानी सबके बीच इक्वल कंपटीशन होगा. अच्छा, अब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस के बारे में देखो क्या लिखता है. आप कभी गेस नहीं कर पाओगे बट याद देखो क्या लिखता है. Large number of patents will make it difficult for new entrants to break into the market. नए एंट्रेंस जल्दी से एंटर नहीं कर सकते क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली प्रोटेक्टेड है. हमारे जितना भी टेक्नोलॉजी है वो अभी बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, यानी कहीं ना कहीं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कहीं ना कहीं थोड़ा कम. ठीक है. फिर बोलता है बेटा यहाँ पर बहुत सारे सप्लायर्स हैं तो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स तो ज़्यादा नहीं होगी. बायर्स हम कॉन्सेंट्रेटेड है, 5 बायर्स हैं जिसके बहुत सप्लायर्स हैं, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स का कोई टेंशन नहीं है. अच्छा, बायर्स की बात करते हैं. चलो, बायर्स की बात करो तो उनका बार्गेनिंग पावर कैसा होगा, कहीं ना कहीं अच्छा होगा, क्योंकि 5 लोग हैं, सिमिलर साइज के हैं, सिमिलर प्रोडक्ट देते हैं, तो अगर मैंने गलती से भी प्राइस ज़्यादा दिया तो वो दूसरे के पास चले जाएगा, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स मॉडरेट या हाई हो सकता है. और सब्सटीट्यूट्स के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है, बट वैक्यूम क्लीनर के क्या सब्सटीट्यूट्स हो सकते हैं कि आप सफाई वाली रख लो, आप मेड रख लो, आप वैक्यूम क्लीनर की जगह झाड़ू खरीद लो, एक्सेट्रा. क्या हो सकते हैं, सब्सटीट्यूट्स हो सकते हैं. बट सबसे ज़्यादा पावर किसका होगा, राइवलरी. देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सटीट्यूट्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स. लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर है, इसका डायरेक्ट कंपटीशन होगा हाउसमेट्स के साथ, और हाउसमेट्स अगर सस्ते में मिली तो फिर अपन वैक्यूम क्लीनर नहीं खरीदेंगे. प्लस द प्रोडक्ट्स आर सिमिलर इन नेचर, इसलिए कस्टमर एक से दूसरे कंपनी को आराम से स्विच कर सकता है, यानी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा. एक स्टार्टअप कंपनी है, इट इज़ थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग अ लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर इन द मार्केट. द मार्केट ऑफ द सेट प्रोडक्ट इज ऑलरेडी डोमिनेटेड बाय बिग एफएमसीजी. सपोज HUL है, वो देता है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी है, और वो क्या देती है, डिटर्जेंट पाउडर. बट मैं भी ना डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस में आना चाहती हूँ, और मैं ना
कम से कम कॉस्टिंग वाला डिटर्जेंट पाउडर लाना चाहती हूँ। तो मेरा एक बड़ा कॉम्पिटिटर कौन हो गया? HUL। और ये छोटी मोटी कॉम्पिटिटर नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर है। यू आर एडवाइज्ड, आपको एडवाइस किया जा रहा है टू पुट फॉरवर्ड योर सजेशन to the management of the company to deal with the problem of entry barrier। एंट्री बैरियर के साथ आप डील कैसे करोगे? क्योंकि एंट्री बैरियर तो है, जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, उनके पास बहुत तगड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बट क्या डिटर्जेंट के लिए अपने को बहुत कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगा? नहीं, यानी छोटी सी फैसिलिटी भी बनाई तो चल जाएगा। तो आप कैसे एंट्री बैरियर प्रॉब्लम्स के साथ डील करोगे? देखो बेटा, अब मैं यहाँ से आंसर पढ़ूंगी, बट आंसर है ना स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं है। अपने पास कितने पॉइंट्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस के? ABCCDDE। पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटालिएशन, क्या सामने वाला अग्रेसिवली रिटालिएट करेगा? देखो यार, दो बातें हो सकती है। अगर मैंने बहुत कम कॉस्टिंग कर दी और उसको लगता है यार नहीं मुझे तो आपसे फाइट करना है, तो मैं भी प्राइसिंग कम कर दूंगा, तो हो सकता है कि वो अग्रेसिवली रिटालिएट करे। और दूसरा हो सकता है कि उसको फ़र्क ही ना पड़े, कि भाई छोटा सा तो कॉम्पिटिटर है, मैं क्या अग्रेसिवली रिटालिएट करूँगा, मेरे तो FMCG में कितने सारे प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग थोड़ी ना कम करूँगा। तो हो सकता है वो अग्रेसिवली रिटालिएट करे या ना करे। तो आप प्राइसिंग इतनी कम कर दो कि उसके पास ताकत ही ना हो अग्रेसिवली रिटालिएट करने की। दूसरा है ब्रांड आइडेंटिटी। भले छोटे से जगह पर आप एक छोटे से जगह से शुरू कर सकते हो, बट ब्रांड आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो। देखो यार, HUL या कोई बड़ी FMCG कंपनी तो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचती होगी, वो तो बहुत सारे प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती होगी, हो सकता है उसका ब्रांड हो, बट वो तो ब्रांड सबके लिए है। आप क्या कर सकते हो? आप डिटर्जेंट में अपनी ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो। सी, कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो यार, छोटी सी फैसिलिटी बनाओ, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट मत करो। स्विचिंग कॉस्ट, डिटर्जेंट में कोई स्विचिंग कॉस्ट नहीं होती। आप एक डिटर्जेंट से दूसरे डिटर्जेंट में बिना सोचे समझे मूव कर लोगे, अगर प्राइस एडवांटेज होगा तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, उसका फ़ायदा उठाओ। डी, कुछ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाओ, मतलब इसकी पैकेजिंग आप एस्थेटिक कर सकते हो, आप डिफ्रेंशिएशन में इसको वन क्लीन में पूरा साफ कर जाए ऐसा कुछ फॉर्मूला बना सकते हो, यानी आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि यार HUL या कोई भी बड़ी FMCG कंपनी तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होगी, तो आप क्या कर सकते हो? आप ऑनलाइन बेचने पे फोकस कर सकते हो, या आप नीश सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं इसी मार्केट में, छोटे से मार्केट में बेचूंगा। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप करने में तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, आप पर यूनिट अगर आप अपना लो कॉस्टिंग करना चाहते हो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप करना ही पड़ेगा। आपको हर एक एरियाज में कॉस्ट एडवांटेज ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। आओ अपन ये आंसर देखते हैं क्या लिखा है। There are a number of factors that can act as an entry barrier for the startup company. एक FMCG big in size is already dominating the market space, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो उसमें? Let's see. The company is working on producing low cost, keeping other expenses also on the lower side. The management can create a price advantage that is competitive to the existing established player, including the large FMCG. ये तो हम बोल ही चुके हैं कि लो कॉस्ट पे फोकस करें, तो प्राइस भी हम इतना कम रखेंगे कि कहीं ना कहीं हमसे लोग माल खरीदें। The company focusing on single product in comparison to multiple product can develop competencies. आप क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इस प्रोडक्ट में एक नीश, एक कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकते हो जो दूसरों में नहीं होगी। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। The startup needs to have strong financial strength. अब ये अलग वाला पॉइंट है भाई कि अगर इनको कहीं से अच्छा फाइनेंसिंग मिल गया तो कहीं ना कहीं ये लोग डिस्काउंटिंग वगैरह करके कम प्राइसिंग रखकर माल ज़्यादा आसानी से बेच पाएंगे, तो इनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होना पड़ेगा। द स्टार्टअप शुड आइडेंटिफाई द कस्टमर सेगमेंट दैट आर लाइकली टू स्विच, क्योंकि यहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट कम है, तो जो स्विच कर जाएंगे ना उनको टारगेट करना शुरू कर दो। The startup should identify the environmental factors that go to their advantage. This may include special scheme of the government to encourage entrepreneurs tax. बोल रहा है यार स्टार्टअप के भी बहुत स्कीम्स चलते हैं, तो ये स्कीम्स लोगे ना तो कहीं ना कहीं आप लो प्राइस में सब्सिडी के साथ अपना माल बेच सकोगे। अलग पॉइंट है। इट हैज़ टू क्रिएट एन इमेज इन द मार्केट, ब्रांड इमेज बनानी है। दे नीड टू हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एंड डेडिकेटेड मैनेजमेंट। बोलता है कि यार एक टीम ऑफ मैनेजमेंट हायर करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े कंपटीशन से डील कर रहे हो, तो आपका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका टॉप मैनेजमेंट कैलिबर बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये सारे तो अलग वाले पॉइंट थे, बाकी सारे आप इन पॉइंट से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ।
फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस की बात करने वाला है क्या? देर आर मैनी कंपनीज इन द मार्केट ऑफरिंग कोविड वैक्सीन, एनालाइज द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। मतलब कई लोग हैं जो कोविड वैक्सीन बेचते हैं, बताओ तो यार थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इसमें कैसा रहेगा, इस इंडस्ट्री में कैसा रहेगा? कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लग सकता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर किसी इस्टेब्लिश्ड की इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस बढ़ जाएगा। ए बी अग्रेसिव रिटालिएशन, इसमें तो पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटालिएशन के बारे में क्या ही बोले। हाँ, फार्मास्यूटिकल्स में ब्रांड इमेज बहुत काम करती है, यानी लोग आजकल ऐसी वैसी मेडिसिन नहीं खरीदना चाहते हैं, ब्रांड वाली कहीं ना कहीं मेडिसिन खरीदना चाहते हैं, तो वो एक थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस बन सकता है, एक थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस के लिए बैरियर बन सकता है। सी, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लगती है, वो तो लगती है। सी, स्विचिंग कॉस्ट, आप एक से दूसरे में स्विच भी नहीं करोगे। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि भाई आपको यही मेडिसिन यूज़ करनी है, आपको इसी की मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, तो आप स्विच भी जल्दी से नहीं करोगे, बिकॉज यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, तो आप सुन लोगे जो भी आपको डॉक्टर बोल रहा है। डी, डिफ्रेंशिएशन तो क्या ही है, कोविड वैक्सीन है। डी, हाँ, साइड इफेक्ट्स वगैरह अगर कम होते हैं आपकी वैक्सीन से, तो कहीं ना कहीं लोग आपके प्रोडक्ट के टूवर्ड स्विच करेंगे, एंड इट कैन क्रिएट अ थ्रेट, इट कैन क्रिएट अ बैरियर टू एंट्री। देन डी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में दोगे, क्योंकि पूरे इंडिया को कोविड वैक्सीन चाहिए, तो जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे दोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए बैरियर टू एंट्री क्रिएट होगा। ई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका भी कोई खास पॉइंट है नहीं, देखते हैं। There are many companies offering a vaccine for COVID and a fourth company is awaiting approval from authority. ये तो कुछ अलग ही पॉइंट दे दिया है बेटा, ऐसा तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स सी। दिस प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, करेक्ट है यार, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगा, तो कहीं ना कहीं सब इसमें एंटर नहीं कर सकते। आपको सोचो ना, आपको फार्मा एक मेडिसिन बनानी है, तो ऑफकोर्स आपको ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगा। However, once approved for use, the entire world is the target market. लेकिन कहीं ना कहीं एक बार अप्रूव हो गया तो आप ये किसी को भी बेच सकते हो, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप कर सकते हो। दिस वुड लीड टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कैन बी लो आफ्टर इफेक्ट, जैसा अपन ने डिस्कस किया। ब्रांड आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रांड आइडेंटिटी पे लोग फोकस करते हैं। फैक्टर्स लाइक स्विचिंग कॉस्ट, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन डू नॉट अप्लाई इन द प्रेजेंट केस। बोल रहे हैं यार ये सब अभी डू नॉट अप्लाई इन द प्रेजेंट केस। हाँ, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं रिलेटेड टू वैक्सीन से, रिलेटेड टू फार्मा इन जनरल, तो वो भी मद्देनजर रखना। बहुत अच्छा, आ जाओ। एज पर माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस, देख लो ना कब से अपन माइकल पोर्टर ही पढ़े जा रहे हैं, यानी ये एक्चुअली 50% का वेटेज रखता है इन योर चैप्टर नंबर 2, और बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है। As per Michael Porter, 5 forces model of competition, intense rivalry among existing competitors reduces overall attractiveness and profitability. In this context, explain the situation जिसमें competition बहुत ज़्यादा cutthroat हो सकता है. C, D, E, F, G, I. C मतलब number of competitors. अगर number of competitors बहुत ज़्यादा है तो rivalry बहुत ज़्यादा होगा, जिससे profitability impact होगी. D, अगर आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है तो कहीं ना कहीं कोई भी आपके साथ प्राइस पे कम्पीट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड नहीं है तो लोग आपके साथ प्राइस में कम्पीट करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं राइवलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ई, एग्जिट बैरियर, अगर एग्जिट बैरियर नहीं है तो कंपटीशन हाई होगा. हाई फिक्स्ड कॉस्ट है तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, ज़्यादा माल बेचोगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा, भले कम प्राइस में बेचना पड़े. जी, स्लो सेल्स इंडस्ट्री ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा. और लास्ट में बोलता है इंडस्ट्री लीडर है तो कहीं ना कहीं वो आप कंपटीशन को डिसिप्लिन कर सकता है. द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स डिटरमाइन इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी. क्या ये करेक्ट है? यस, ये करेक्ट है. Quite often, suppliers can also create a competitive pressure. जितने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड उनकी ऑफरिंग होगी, यानी जितना ज़्यादा यूनिक वो प्रोडक्ट बेचते होंगे, उतना ज़्यादा बार्गेनिंग पावर उनके पास होगा. फर्दर, जब सप्लायर्स लिमिटेड इन नंबर होंगे या कॉन्सेंट्रेटेड होंगे तो भी उनका बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा. सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा तो वो लोग रॉ मटेरियल का कॉस्ट हाई चार्ज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपका इनपुट प्रोवाइडर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा. सप्लायर्स कब बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रखते हैं? जब सप्लायर्स लिमिटेड हैं, या सप्लायर्स बड़े सप्लायर्स हैं, या सप्लायर्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, या सप्लायर्स को यूनिक देते हैं, या सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, या स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है तो आप एक ही सप्लायर के साथ टिके रहना चाहते हो, या प्रोडक्ट बायर के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है. इजी.
Buyers of an industry product or services can sometimes exert a considerable pressure in the light. प्लीज़ बताओ ये क्या मतलब है. ऑल्सो स्टेट कब ये लेवरेज किया जा सकता है. 2-3 बार पढ़ चुके हैं, वापस नहीं पढ़ेंगे. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. बार्गेनिंग पावर अनदर इन्फ्लुएंस है. हेवियर हो जाता है अगर ये लोग ग्रुप्स या कार्टल्स बना देते हैं तो. द बार्गेनिंग पावर does not only influence prices but also influence cost of giving the service. जब बायर्स को फुल नॉलेज होता है या सब्सटीट्यूट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं तब बायर्स के पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होता है, या बायर के लिए वो प्रोडक्ट क्रिटिकल नहीं है, या कहीं ना कहीं उसके, या फिर बायर लिमिटेड इन नंबर है, कॉन्सेंट्रेटेड इन नंबर है, या बायर्स बड़े बायर्स हैं. ओके आ जाओ. ये लास्ट क्वेश्चन है आपके माइकल पोर्टर स्ट्रैटेजीज में. बेबी टर्टल एक चिल्ड्रंस क्लोथिंग ब्रांड है दैट हैज बीन क्रिएटेड अ न्यू एज डिमांड फॉर वॉशेबल डायपर्स. द मेजर बेनिफिट फॉर द ब्रांड हैज बीन दैट मेनी कंपनीज हैव शोन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, थिंकिंग इट इज नॉट वायबल. हाउएवर नॉट मेनी कंपनीज हैव शोन इंटरेस्ट, क्योंकि उनको लगता है ये क्या बकवास प्रोडक्ट है, ये क्या बना रहे हैं, बेबी टर्टल क्या बना रहे हैं, वॉशेबल डायपर बना रहे हैं. ठीक है, इनका मेजर बेनिफिट क्या है कि यार कॉम्पिटिटर्स यानी अदर कॉम्पिटिटर्स इस मार्केट में नहीं आना चाहते. उनको लगता है ये मार्केट बकवास मार्केट है, लेकिन वर्किंग मदर्स को इस प्रोडक्ट में बहुत मज़ा आ रहा है. द कोर मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन इज ऑल्सो यूज इन मेनी अदर वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स इन वेरियस इंडस्ट्री. जो कोर मटेरियल है, रॉ मटेरियल है ना, वो कई अदर वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है. बेबी टर्टल इस प्रोडक्ट को एक रिनाउंड सप्लायर से लेता है कंपैरेटिवली लो प्राइजेज में. यानी ये कहाँ से लेता है, एक बड़े सप्लायर से माल लेता है. Which of the 5 forces of competitive pressure would Baby Turtle experience due to the above setup? And what are the major factors that create such a pressure? Do you think Baby Turtle has an advantage in some way to fight off the pressure? बहुत प्यारा पॉइंट है बेटा. यहाँ राइवल्टी वगैरह किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सप्लाई की बात कर रहे हैं कि जिससे मैं माल खरीदता हूँ वो बड़ा सप्लायर है और मुझे लो प्राइसेस पे देता है, तो कहीं ना कहीं मैं उसके साथ बार्गेन नहीं कर सकता हूँ. यानी मेरे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स थोड़ी मेरे से तो ज़्यादा है, रिनाउंड सप्लायर है. क्योंकि वो कब ऐसा होता है, जब या तो प्रोडक्ट क्रूशल है, या सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, या स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है, या फिर सप्लायर्स लिमिटेड है, या बड़े सप्लायर्स हैं. अब एडवांटेज कैसे मिल सकता है बेबी टर्टल को इस प्रेशर से फाइट ऑफ करने के लिए? तो यार देखो, अच्छा पॉइंट है, आप सोच नहीं पाओगे इसको, बट अच्छा पॉइंट है कि भाई मैं जो रॉ मटेरियल जो मैं सप्लाई से लेता हूँ वो कहाँ यूज़ होता है, वो दूसरी इंडस्ट्री में वॉशेबल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है. तो कहीं ना कहीं दूसरी इंडस्ट्री के अपने कुछ सप्लायर्स होंगे, यानी कहीं ना कहीं और सप्लायर्स होंगे तो सही. अभी मैं एक बड़े सप्लायर से खरीदती हूँ, बट इसके सप्लायर्स होंगे तो सही. तो बोलता है यार आप उन सप्लायर से भी तो खरीद सकते हो. यानी द एडवांटेज इज दैट द मटेरियल रिक्वायर्ड हैज़ नो सब्सटीट्यूट बट इट इज़ यूज टू मेक मेनी अदर प्रोडक्ट्स. यानी कहीं ना कहीं और सप्लायर्स होंगे, यानी कहीं ना कहीं आप उनसे भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो. बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में. ठीक है, हम ना पोर्टर्स 5 फोर्सेस पढ़ चुके हैं बेटा. पोर्टर्स 5 फोर्सेस डन है. अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में. ठीक है, यहाँ पर ना पता नहीं क्यों बट डाला है, पढ़ लेते हैं. प्रोडक्ट पे ये डाला है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया है जो अपन ने चैप्टर नंबर 4 के एडीएल मैट्रिक्स में भी पढ़ा था. प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला इट इज़ पिवटल फॉर बिजनेस, दूसरा इट कैन बी टैंजिबल और इनटैंजिबल, तीसरा इट हैज़ अ प्राइस अटैच्ड विद द प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट की एक यूज़फुल लाइफ होती है, और लास्ट में बोलता है भाई प्रोडक्ट में कुछ तो ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके कारण आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्ट के. आ जाओ देखते हैं. आ जाओ बेटा देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 2.49 आपके में ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैंने लिंक में ये नीचे यूट्यूब के लिंक्स में ये अटैच कर दिया है शीट को, तो आप लोग ये शीट भी ओपन करके देख सकते हो। रीशफल कॉर्प एक कंपनी है दैट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स ऑफिस फर्नीचर। दे ऑफर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेस्क, चेयर्स, कैबिनेट, शेल्फ्स। Recently, the company has been facing increased competition from online retailers. ये लोग ऑनलाइन रिटेलर से competition face करते हैं। Analyze the characteristics of the product and discuss Reshuffle Corp कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। बोलता है पहले बात तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ प्रोडक्ट के, और बताओ इस चीज़ का इस्तेमाल करके वो अपने प्रोडक्ट्स को, रीशफल कॉर्प अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है ताकि उसको ऑनलाइन रिटेलर्स के सामने एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। मैंने कौन से 5 पॉइंट बोले थे? टैंजिबल, इंटैंजिबल, दूसरा है प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, तीसरा है प्रोडक्ट का एक यूजफुल लाइफ होता है, चौथा है प्रोडक्ट इज पिवटल फॉर बिजनेस, और पांचवा है कि प्रोडक्ट में कुछ तो ऐसे फीचर्स होते हैं विच डिलीवर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो पहला पॉइंट है भाई कि प्रोडक्ट के टैंजिबल और इंटैंजिबल दोनों चीज़ें होती है। तो भाई टैंजिबिलिटी पे बात करूँ तो मतलब प्रोडक्ट दिखना चाहिए, यानी टेबल, डेस्क, फर्नीचर ये एक दिखने वाला प्रोडक्ट है। इसमें आप क्या कर सकते हो? आप इसकी एस्थेटिकनेस सुधार सकते हो, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि ये देखने में सुंदर लगता है। और इंटैंजिबिलिटी की बात करूँ बेटा तो आप क्या कर सकते हो? आप फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन दे सकते हो, जो शायद ऑनलाइन नहीं देता होगा। यानी आप कुछ तो ऐसे आप 5 साल की वारंटी दे सकते हो, यानी आप कुछ फीचर्स अटैच कर सकते हो विद द टैंजिबल प्रोडक्ट। टैंजिबल, इंटैंजिबल, रीशफल के फोकस ऑन द टैंजिबल एस्पेक्ट ऑफ इट प्रोडक्ट, जैसे हाई क्वालिटी यूज़ करना, इनोवेटिव डिज़ाइन यूज़ करना, एस्थेटिक्स पे काम करना। एडिशनली वो इनटैंजिबल एस्पेक्ट्स भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस देना, वारंटी देना, रिलायबिलिटी देना, ड्यूरेबिलिटी देना। दूसरा है कि प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, तो जनरली तो प्राइस मार्केट से आता है डिमांड सप्लाई के बेसिस में। या तो हम ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन रिटेलर से कम प्राइस दे, या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम अपनी प्राइसिंग प्रीमियम कर दें विच शो केसेस कि आपका शायद प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड होगा, जिसके कारण हम प्रीमियम प्राइसिंग कर रहे हैं। They can consider giving high value added services जैसे कि फ्री इंस्टॉलेशन, जिससे हम प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं जो सेटिस्फैक्शन दे, जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप उनकी फंक्शनैलिटी एनहांस कर सकते हो, डिज़ाइन, क्वालिटी, यूज़र एक्सपीरियंस, ये सब अगर आपने एनहांस कर दिया तो आपका प्रोडक्ट लोग आसानी से खरीदेंगे। प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच, यानी प्रोडक्ट इज पिवटल फॉर बिजनेस, आपकी सारी स्ट्रैटेजीज प्रोडक्ट के अराउंड होनी चाहिए। सेल्स हो, मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, सारी स्ट्रैटेजीज शुड बी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। और लास्ट में बोलता है यूजफुल लाइफ। देखो बेटा, बोलता है कि यार आप ना या तो आप ऐसा कुछ ले आओ कि मैं आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दूंगा एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, या फिर आप नया प्रोडक्ट ले आओ ताकि आप जब आपका प्रोडक्ट पुराना हो गया तो आपसे लोग नया प्रोडक्ट खरीद सके। रीशफल कॉर्प बोलता है कि याद रखो कि प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है एंड यू शुड री इन्वेंट या रीप्लेस योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। आ जाओ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 में वापस बोल रहा है व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, जिसके कारण आपको कॉम्पिटिटिवनेस, डायनेमिकनेस मिलती है। अगेन टैंजिबल, इंटैंजिबल होता है। प्रोडक्ट हैज़ अ प्राइस, प्रोडक्ट हैव सर्टेन फीचर्स दैट डिलीवर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट का एक यूजफुल लाइफ होता है, प्रोडक्ट इज पिवटल फॉर बिजनेस, यानी सारी स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट के अगेंस्ट होनी चाहिए। ये आप लोग एक बार रीडो कर सकते हो, एकदम सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। आ जाओ, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। प्रोडक्ट पे 2 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, जो बात करता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल गोज थ्रू एन एस शेप कर्व, जहाँ पर पहले वो जो सेल्स ग्रोथ देखता है वो बहुत स्लो सेल्स ग्रोथ होती है, फिर वो एकदम से ग्रोथ देखता है, फिर वो एकदम से मैच्योरिटी देखता है यानी एक स्टेबलाइजेशन देखता है, फिर वो डिक्लाइन देखना शुरू कर देता है। यानी प्रोडक्ट गोज थ्रू 4 चीज़ें, ग्रोथ, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड देन इवेंचुअली डिक्लाइन। जब एक नया प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन देखना शुरू कर देता है। आ जाओ, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के क्वेश्चन से अपन भी दौड़ते हुए शुरुआत में चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये तो ठीक ही है। दूसरा, द CEO of ABC
Mr. Rasik Mehta had the idea of creating a fitness shake called Ropost, which prompted the company to conduct R&D. The company conducted a market survey, feasibility study, which indicated that the idea was feasible. पहले उन्होंने एक आइडिया पे काम किया कि हमको क्या लेकर आना है भाई, हमको एक फिटनेस शेक लेकर आना है. उसके लिए उन्होंने R&D पे काम किया, मार्केट सर्वेस किया, feasibility टेस्टिंग किया और फाइनली बोला हम एक प्रोडक्ट ला तो सकते हैं. Consequently, the product was manufactured, marketed and launched, which led to its success. As a result, प्रोडक्शन ऑफ रोबस्ट ग्रू. पहले उन्होंने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, मार्केट किया, लॉन्च किया और फाइनली उनको एक सक्सेस मिला. फिर बोलता है कि इवेंचुअली क्या हुआ, रोबस्ट ग्रू करने लगा एंड इट स्टार्टेड बिकेम वाइडली अवेलेबल. फिर विद टाइम क्या हुआ, उसका प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज होने लगा जिसके कारण वो फाइनली ऑब्सोल्यूट हो गया. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट हाईलाइट होता है. बेटा यहाँ पर क्या बात कर रहा है, आपके बारे में एक आइडिया आया, आपने उस आइडिया पे R&D किया, मार्केट सर्वे किया, फिजिबिलिटी किया, टेस्टिंग किया, फिर उस प्रोडक्ट को लाया, मैन्युफैक्चर किया, मार्केट किया, वो सक्सेसफुल भी हुआ, ग्रोथ भी देखा, फिर इवेंचुअली वो डिक्लाइन दिखने लगा. तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस किया जा रहा है. द केस हाईलाइट्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो बोलता है दैट एक प्रोडक्ट गोज थ्रू इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल. ठीक है, एंड जब वो अपने लाइफ साइकिल में होता है उस हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ताकि आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहो. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक कॉन्सेप्ट है टू गाइड स्ट्रैटेजिक चॉइस. जैसे कि डिक्लाइन में यू शुड डाइवेस्ट योर, यू शुड हार्वेस्ट योर प्रोडक्ट. एसेंशियली PLC एक एस शेप्ड कर्व है जो रिलेशनशिप शो करता है सेल्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. 4 स्टेजेस हैं, पहला इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन. इंट्रोडक्शन में क्या होता है, कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है, प्राइसेस हाई होते हैं, मार्केट में अवेयरनेस की कमी होती है, स्लोली सेल्स ग्रोथ होता है. फिर क्या होता है, एकदम से ग्रोथ आती है, देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द रेवेन्यू, देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मार्केट ग्रो करता है और कस्टमर में अवेयरनेस बढ़ जाती है, प्राइसेस गिरने लगती है. फिर वो एक मैच्योरिटी देखते हैं यानी एक स्टेबलाइजेशन देखते हैं कि भाई मार्केट अब ऐसा हो गया कि 80, 81, 82, 80, 81, 82 के बीच चल रहा है, यानी प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो जाता है. प्रॉफिट कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता है क्योंकि कंपटीशन एट इट्स स्टिफेस्ट है और हम कोशिश करते हैं यहाँ स्टेबिलिटी मेंटेन करने की, यानी अपने स्ट्रैटेजिक चॉइस क्या होता है, स्टेबिलिटी. और लास्ट में बोलता है डिक्लाइनिंग, जहाँ पर प्रोडक्ट का रेवेन्यू भी और साथ साथ में प्रॉफिट भी डिक्लाइन होता है क्योंकि एक नया प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में आ चुका है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा PLC का, PLC हेल्प करता है आपको स्ट्रैटेजी लेने में एज पर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. जैसे कि एक्सपेंशन फीजिबल होगा फॉर इंट्रोडक्टरी ग्रोथ स्टेज, या फिर स्टेबिलिटी बेटर होगा फॉर मैच्योरिटी, या फिर डिक्लाइन के लिए सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग, डाइवेस्टिंग, लिक्विडेशन बेटर होगा. तो इट हेल्प्स यू डेवलप अ स्ट्रैटेजिक चॉइस. ओके, बहुत प्यारा. Atrix Limited एक कंपनी है engaged in the designing, manufacturing and marketing of mechanical instruments जैसे कि speed meters. बेटा जब भी थोड़ा हैवी लगने लगे, टेक अ ब्रेक, स्टॉप माई वीडियो, टेक अ ब्रेक, थोड़ा घूम घाम लो एंड देन रीस्टार्ट द वीडियो. मैं भी कई बार पॉज करती हूँ कभी कभी बीच में, क्यों, क्योंकि इवन आई नीड अ ब्रेक, सो यू ऑल्सो टेक अ ब्रेक अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. देयर इज नो हार्म इन टेकिंग अ ब्रेक अंटिल एंड अनलेस यू कम बैक. आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2. Atrix Limited एक कंपनी है जो डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, मार्केट करती है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्पीड मीटर्स, प्रेशर गॉग्स एंड सो ऑन. देयर प्रोडक्ट्स आर फिटेड इनटू 2 and 4 व्हीलर. ठीक है भाई, लास्ट कपल ऑफ सालों से उन्होंने एक फॉल देखा है. ठीक है, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ अ शिफ्ट टू न्यू रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में लोग शिफ्ट हो गए, तो इसलिए हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखा है. कस्टमर्स आर स्विचिंग अवे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव बीन द बैकबोन ऑफ Atrix. मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से लोग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं Atrix ने क्या देखा, एक डिक्लाइन देखा. तो ऐसे केस में CEO को क्या करना चाहिए? पहला तो बेटा आपको डाइवर्सिफाई करके आपको भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए. दूसरा,
आपको आपके मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहिए या मार्केट डेवलपमेंट करना चाहिए, या फिर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डाइवेस्ट करके उसका पैसा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहिए, यानी ये सब आप चीज़ों आपको करना चाहिए। बोलता है कि देखो यार एट्रिक्स क्या देख रहा है, डिक्लाइनिंग स्टेज देख रहा है। क्या देख रहा है, डिक्लाइनिंग स्टेज देख रहा है। द प्रोडक्ट इज बीइंग रिप्लेस्ड विद अ टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर प्रोडक्ट। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, पहला आपको नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको भी उस न्यू टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स स्विच करना चाहिए। ये तो एकदम जेन्युइन थॉट है, आपके दिमाग में आया ही होगा। या फिर अगर आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी ऐसी कंपनी को भी अक्वायर कर सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, यानी यू कैन ऑल्सो अक्वायर या टेक ओवर योर कॉम्पिटिटर। आप अनरिलेटेड ग्रोथ भी कर सकते हो, यानी आप किसी और फील्ड में भी ग्रोथ का सोच सकते हो। अगर आपका पुराना प्रोडक्ट बेकार हो रहा है तो आप किसी और ही, आप रेस्टोरेंट बिजनेस में चले जाओ, आपको कौन रोक रहा है। और लास्ट में बोलता है कि आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से डाइवेस्ट तो करना ही चाहिए। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे डाइवेस्ट करो या फिर उसको लिमिटेड तरीके से ही चलाओ। ओके, एकदम इजी आंसर है, खुद के दिमाग से ये आंसर लिखना है, बट गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। अभी अपन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। नेक्स्ट बुक तक मैं इसको अलाइन ही कर दूंगी, डोंट वरी। आ जाओ देखते हैं क्या लिखता है। अ कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एक नया प्रोडक्ट इन द मार्केट। इनिशियली उन्होंने स्लो सेल्स ग्रोथ देखा, लिमिटेड मार्केट देखा, हाई प्राइसेस देखा। इवेंचुअली डिमांड बढ़ी, प्राइसेस गिरे, कंपटीशन बढ़ा। बताओ तो ये कौन से स्टेजेस ऑफ पीएलसी है। बहुत क्लियरली ये इंट्रोडक्शन और ग्रोथ है और उसका मीनिंग लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है बेटा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखोगे तो सेम है, लो सेल्स ग्रोथ, लिमिटेड मार्केट, हाई प्राइस, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। क्या देख रहे हैं ये लोग, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स एयर प्योरीफायर फ्रेश ब्रेथ। इन लोग एक एयर प्योरीफायर बेचते हैं कॉल्ड फ्रेश ब्रेथ। The fresh breath has seen sales growth of around 1% only for the last 2 years. पिछले 2 साल से ये क्या देख रहे हैं। अच्छा, ग्रोथ है या बिल्कुल ही नहीं है, डिक्लाइनिंग है क्या, नहीं डिक्लाइनिंग नहीं है, बस स्लो है। बोल रहा है पिछले 2 साल से स्लो सेल्स ग्रोथ हो रही है, बट उससे पहले 5 साल में तो सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया रही है। यानी कहीं ना कहीं ये इंट्रोडक्शन है या मार्केट एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, मार्केट एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। दिस इज ड्यू टू न्यू प्रोडक्ट्स एंटरिंग द मार्केट। ABC इज देयरफॉर कंसिडरिंग कटिंग इट्स प्राइसेस। वो बोल रहे हैं यार हम अगर हमारे राइवल फर्म से बहुत ज़्यादा प्राइसेस कम कर देंगे ना तो लोग अपने आप हमारे पास आ जाएंगे और हम अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर लेंगे। Market research indicates that this will now cause a significant increase in the level of sales, even though in the previous year price cuts did not have any impact on the demand. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब अगर आप प्राइसेस कम करोगे ना तो कहीं ना कहीं से आपको फायदा होगा और it will lead to a significant increase in the demand. ABC is planning to launch a promotional campaign also to highlight the benefits of fresh breath. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कि किस स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये लोग हैं। आपको क्या लगता है बेटा, ये क्लियरली डिक्लाइन तो नहीं है क्योंकि डिक्लाइन नहीं हो रहा, ग्रोथ भी नहीं है क्योंकि 1% का ग्रोथ है, इंट्रोडक्शन हो सकता है, मैच्योरिटी क्योंकि दोनों में स्लो सेल्स ग्रोथ होती है। दिस इज मैच्योरिटी क्योंकि इन्होंने 5 साल का ग्रोथ तो देख चुका है। अच्छा, पहले यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में कुछ बताया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 4 स्टेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ये प्रोडक्ट अपने मैच्योरिटी स्टेज में है जहाँ पर कंपटीशन टफ है, मार्केट स्टेबलाइज है, प्रॉफिट कम डाउन होता है बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन। ऐसे में ये क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, प्राइसेस कट कर रहे हैं, प्रमोशनल कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं। ये सबसे क्या होगा, लोग अभी भी आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, यानी आपका मार्केट स्टेबलाइज मार्केट रहेगा। ओके, आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर अपने पीएलसी के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, पोर्टर्स का 5 फोर्सेस, प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। ये 3 कॉन्सेप्ट हमने बहुत बढ़िया से बहुत मस्ते कर लिए हैं। अब अपन आते हैं टॉपिक ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। मैं ये टॉपिक क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है आप लोगों के पास्ट ईयर पेपर्स में।
बेटा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मतलब क्या होता है? आप सोचो कि मैं अगर एक इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ तो मैं ऑफकोर्स अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में समझूंगी। यहाँ मैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रॉपर कॉम्पिटिटर की बात कर रही हूँ कि मैं अपनी एक इंडस्ट्री में जाने से पहले मैं अपना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखूंगी कि वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स किस तरीके के हैं। मैं कॉम्पिटिटर्स देखूंगी, उनका क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेस है, वो क्या प्रोडक्ट सर्विसेज बेस्ड हैं, और उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजीज बनाऊंगी। यानी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप हेल्प्स यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, दैट्स इट। इसके 5 स्टेप्स हैं कि भाई कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई करो, उनको अंडरस्टैंड करो कि वो क्या प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हैं। तीसरा, उनके स्ट्रेंथ्स के बारे में पता करो, उनके वीकनेसेस के बारे में पता करो, एंड फाइनली यू मेक अ प्रोडक्ट, फाइनली यू मेक अ स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। अपन ने टोयोटा का वीडियो देखा था, याद आ रहा होगा आपको कि टोयोटा ने कैसे फोर्ड को बीट किया था, जस्ट बिकॉज दे अंडरस्टूड देयर कॉम्पिटिटर्स, दे अंडरस्टूड व्हाट वर देयर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, एंड देन दे मेड देयर स्ट्रैटेजीज। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा पहले 28 भी देख लेते हैं क्या लिखा है यार। स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी इज डिजाइन टू हेल्प फर्म अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वर्ड ही लिखा है, वैसे ओल्ड सिलेबस का है, मतलब ये लाइन ओल्ड सिलेबस की है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं ताकि हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। दैट्स करेक्ट। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ताकि हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। Understanding the competitive landscape is important. Understanding the competitive landscape is important to build upon a competitive advantage. अगर आपको competitive advantage चाहिए, यानी अगर आपको competitor से आगे जाना है तो आपको competitive landscape पढ़ना पड़ेगा। Correct. Let's see. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एक बिजनेस एनालिसिस है जिसमें आप कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाई करके उनको अंडरस्टैंड करते हो कि भाई वो क्या प्रोडक्ट सर्विसेज देते हैं, उनके क्या विजन गोल ऑब्जेक्टिव हैं, उनके स्ट्रेंथ्स समझते हो, उनके वीकनेसेस समझते हो, और फिर आप अपनी अफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बनाकर इम्प्लीमेंट करते हो। तो 5 स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि कॉम्पिटिटर कौन है और उनका मार्केट शेयर क्या है। दूसरा, उनको अंडरस्टैंड करना कि वो क्या प्रोडक्ट्स क्या सर्विसेज बेचते हैं, या आप कैसे पता कर सकते हो? मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। उनके स्ट्रेंथ्स पता करो कि वो किस चीज़ों में अच्छे हैं, क्या वो अच्छा प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या उनमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स है, वो किस तरीके से कस्टमर को रीच आउट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनमें वीकनेसेस क्या है कि क्या उनका अच्छा नहीं है, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर नॉट गुड एट। एंड लास्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन को पुट टुगेदर करके एक स्ट्रैटेजी बनाओ। इन सारी इन्फॉर्मेशन को पुट टुगेदर करके एक स्ट्रैटेजी बनाओ, यानी पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ो, इन्फ्लुएंसेस निकालो और देखो कि वो क्या ऑफर नहीं कर रहे हैं, वो कौन सा गैप है जो आप फुलफिल कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, आ जाओ। Suresh Singhania is the owner of an agri-based private company in Sangrur, Punjab. His unit is producing puri, ketchups and sauces. While its product have a significant market share in the northern part of the company, the sales have been on the decline in the last couple of years. ठीक है? He seeks help from a management expert जिन्होंने उनको बोला कि first understand the competitive landscape. बताओ तो सुरेश सिंघानिया को कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अगर आप सोचोगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है कि सुरेश सिंघानिया को बोला गया तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कर, तो बताओ तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि ये लोग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को अंडरस्टैंड करें। आ जाओ। अच्छा देख रहे हो कितने बार ये टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। RTP, MTP, पास पेपर बार 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 रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। देखते हैं। पहला, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ्स, डिटरमाइन द वीकनेस, पुट टुगेदर ऑल द इन्फॉर्मेशन। अगर आप देखोगे ना इसके अंदर का डेटा तो एग्जैक्टली सेम है जो अपन ने ऊपर पढ़ा है, एग्जैक्टली सेम है जो अपन ने ऊपर पढ़ा है, सिर्फ कंटेंट है, कोई भी केस स्टडी रिलेशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 30A MTP सितंबर 25 में पूछा गया। Zymatech, एक ग्रोइंग प्लेयर है इन द स्मार्टफोन डिवाइस इंडस्ट्री, सीक्स टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर अमिड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम होमएज। वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है अमिड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम होमएज, ऑटोनेस्ट एंड इंटेलिस्पेस। अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईच कॉम्पिटिटर होल्ड्स अ डिस्टिंक्ट एज। ब्रांड लॉयल्टी है किसी में, तो किसी में प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, कोई AI ड्रिवन प्रोडक्ट बेचता है, यानी किसी में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स है। हाउएवर इंटेलिस्पेस का एक दिक्कत है कि वो उसकी
पोस्ट सेल सर्विस अच्छी नहीं है। zymatek while offering decent product quality, अपना वाला इंसान भले अच्छी क्वालिटी देता होगा बट उसकी ब्रांड विजिबिलिटी कहीं ना कहीं दिक्कत है और कस्टमर सर्विस के साथ भी वो स्ट्रगल करता है। As a strategist at zymatek, how would Mr. Anuj Das apply the steps involved in the understanding the competitive landscape to help build a competitive advantage? बेटा इस क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में क्या अंतर है? पहले क्वेश्चन में सीधा पूछ रहा है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के स्टेप्स बताओ, बट इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, इस सिनेरियो में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के स्टेजेस को कैसे अप्लाई करोगे। आ जाओ। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स एंड अंडरस्टैंड द मार्केट शेयर। तो इनके 3 कॉम्पिटिटर्स हैं। ओके, मार्केट शेयर के बारे में कुछ लिखा नहीं है बट मार्केट शेयर भी पता करना है। फिर अंडरस्टैंड करो उनके कॉम्पिटिटर्स को कि वो क्या प्रोडक्ट बेचते हैं थ्रू मार्केट रिसर्च, ऑनलाइन रिव्यूज़, वेबसाइट्स। अनुज दास को समझना पड़ेगा कि वो क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्या उनकी प्राइसिंग है, क्या उनका विजन गोल ऑब्जेक्टिव है। फिर उनकी स्ट्रेंथ्स पता करो, जैसे कि स्ट्रेंथ्स भी क्वेश्चन में लिखी है कि ब्रांड लॉयल्टी अच्छी है, ऑटो नेस्ट अफोर्डेबल दे रहा है, एआई ड्रिवन सोल्यूशन दे रहा है। फिर वीकनेसेस देखो, जैसे कि एक जन की वीकनेस बोला है कि यार इसका सर्विस कहीं ना कहीं अच्छा है जो zymatek एक्सप्लॉइट कर सकता है। ऑटो नेस्ट की स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी है या अफोर्डेबिलिटी देता है तो उसका कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी हो सकता है ख़राब हो। क्या बोल रहा है भाई, क्योंकि तुम अफोर्डेबिलिटी दे रहे हो मतलब हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कॉस्ट क्वालिटी ख़राब हो एक्सेट्रा। ये सारा इन्फॉर्मेशन पुट टुगेदर करो और अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ। जैसे कि zymatek शुड इम्प्रूव इट्स कस्टमर सर्विस, क्योंकि एक जन की कस्टमर सर्विस ख़राब है ना, तो तुम अपनी कस्टमर सर्विस बढ़ाओ, तुम अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाओ, तुम भी एआई ड्रिवन प्रोडक्ट्स लेकर आओ, तुम अफोर्डेबिलिटी बीट करो, तुम प्रीमियम फीचर्स लाओ, ये सारी चीज़ें तुम करो तो कहीं ना कहीं तुम इन लोगों को बीट कर दोगे। क्लियर है? यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के भी सारे क्वेश्चंस बढ़िया से हो जाते हैं। फिर अपने पास और भी टॉपिक्स है, एक्सपीरियंस कर्व, वैल्यू चेन, टेस्ले यानी माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट, फिर एक बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक है, वो सब अभी भी अपना पेंडिंग है। चलो बच्चे, अब अपने क्या क्या कॉन्सेप्ट बचे हैं? अपने ना अब बहुत रैंडम कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, जैसे कि अपना वैल्यू चेन एनालिसिस बचा है, अपना एक्सपीरियंस कर्व बचा है, ठीक है। इसके अलावा अपना इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस बचा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस बचा है, ठीक है भाई, ये बचा है। फिर एकदम से एक रैंडम कॉस्ट है कॉन्सेप्ट कस्टमर बिहेवियर का, उसमें भी एक आधी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, वो बचा है। की सक्सेस फैक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट है, ये गुड कॉन्सेप्ट है, ये बचा है। स्टार कर देती हूँ उसको थोड़ा सा। फिर बेटा अपना बचा है वही अब सबसे बड़ा माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मैक्रो से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इंटरनेशनलाइजेशन हो गया, वीसीए, ठीक है, कस्टमर बिहेवियर हो गया, की सक्सेस फैक्टर हो गया, माइक्रो। एक और है क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, एक क्वेश्चन आता है उसका सिंगल, वो बचा। अभी तक अपन ने पोर्टर्स 5 फोर्सेस किया, वो अपना मेजर पार्ट रखता है। फिर अपन ने छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट्स किए, वो सब ठीक है। नाउ हम कुछ बड़े कॉन्सेप्ट्स सॉरी कुछ रैंडम सिलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स में आते हैं जिसपे एक दो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस में और एक्सपीरियंस कर्व में। ये दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब बेटा एक कंपनी का ना एक वैल्यू चेन होता है, एक कंपनी का ना एक वैल्यू चेन होता है, स्टार्टिंग विथ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड एंडिंग विथ आफ्टर सेल सर्विस। मतलब आपका प्रोडक्ट बनाने से लेकर, प्रोडक्ट की मटेरियल आने से लेकर, बनने से लेकर, बाहर जाने से लेकर, सेल करने से लेकर, आफ्टर सेल सर्विस करने तक का एक वैल्यू चेन का प्रोसेस होता है। इसको बोलते हैं वैल्यू चेन प्रोसेस। इसको वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक स्टेप ऑफ एक्टिविटी से आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हो टू योर एंड प्रोडक्ट। सपोज मैंने अगर रॉ मटेरियल सस्ते में इनबाउंडिंग करवा दिया, गुड क्वालिटी कंट्रोल के साथ इनबाउंडिंग कर लिया, इट विल ऐड मी वैल्यू। तो बोलते हैं ये पूरा वैल्यू चेन आपको किसी न किसी तरीके से आपके एंड प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करके देता है। और अगर आपने ये वैल्यू चेन एनालिसिस की
ठीक से एनालिसिस किया ना, वैल्यू चेन की ठीक से एनालिसिस किया ना, तो आपको समझ आएगा कौन सी एक्टिविटी आपके एंड प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रही है. But there might be some activities which are useless, which are not adding any value to your end product, and hence that should be cut off. ठीक है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस का ये मतलब है. उसके कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज हैं और कुछ है आपके सेकेंडरी एक्टिविटी. दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है. पहले दोनों में एक मेन क्वेश्चन रहता है कि वैल्यू चेन होना होता क्या है, क्यों करना चाहिए वैल्यू चेन एनालिसिस, और फिर प्राइमरी एक्टिविटीज बताओ या सेकेंडरी एक्टिविटीज बताओ. दोनों पे एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, अपन दोनों वो क्वेश्चंस देख लेते हैं. स्टार्टिंग में है वो. वैल्यू चेन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ टू एक्टिविटीज, प्राइमरी एंड सपोर्ट यानी सेकेंडरी. एज पर माइकल पोर्टर दोनों ही एक्टिविटीज इंटरमाइंड है. हाँ भाई, दोनों ही एक्टिविटीज इंटरमाइंड है. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? ऑल्सो डेलिनेट द मेन एरियाज इन विच प्राइमरी एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड. दूसरा कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है. ये प्राइमरी एक्टिविटीज शुरू होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से, यानी माल को लेकर आना. माल को खरीदारी नहीं करना, वेंडर एनालिसिस नहीं है इसमें. इसमें बस माल को लेकर आना, फिर उसमें ऑपरेशंस करना यानी इनपुट टू आउटपुट कन्वर्ट करना, फिर उसको आउटबाउंड करना यानी वेयर हाउस में लेकर जाना, रिटेल स्टोर्स तक लेकर जाना, फिर उसकी सेल्स और मार्केटिंग पे काम करना यानी माल बेचना, और लास्ट में आफ्टर सेल सर्विस. माल बेचने के बाद भी कुछ कुछ सर्विसेज हमको देनी पड़ती है, वो है प्राइमरी एक्टिविटीज. ठीक है, आज यस आई अग्री भाई कि कहीं ना कहीं प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज एक दूसरे से टर्टा है. एज पर माइकल पोर्टर बोथ द एक्टिविटीज आर इंटरमाइंड. करेक्ट है. अब बता रहे हैं कि वैल्यू चेन एनालिसिस होता क्या है. इट इज अ टूल विच इज यूज्ड टू एग्जामिन कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या एक्टिविटी करती है और किन एक्टिविटी से एक्चुअली वैल्यू क्रिएट हो रही है. अगर वैल्यू क्रिएट होगी तो आपका कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनेगा, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनेगा. ये बिजनेस के ऑपरेशंस को ब्रेक डाउन करता है ताकि हम एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, वो एरियाज जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, उसको इंप्रूव कर सकें या अपनी जिंदगी से डिडक्ट कर सकें. प्राइमरी एक्टिविटीज है इनबाउंड ऑपरेशन, आउटबाउंड मार्केटिंग, सेल, सर्विस. इनबाउंड यानी माल को लेकर आना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना टू द मशीन्स. डिस्ट्रीब्यूट करना टू द मशीन. इनपुट को लेकर आना, स्टोरिंग करना और उसको ऑपरेशंस के लिए इनपुट करना. ठीक है, ऑपरेशंस मतलब इनपुट को आउटपुट पे कन्वर्ट करना. इसी में पैकेजिंग, असेंबली, टेस्टिंग, मशीनिंग सब आ जाती है. आउटबाउंड मतलब अब ये माल को लेकर वेयर हाउसेज में स्टोर करना, रिटेल स्टोर तक पहुंचाना. इसमें भी क्या आता है, वेयर हाउसिंग आती है, मटेरियल हैंडलिंग आती है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, एक्सेट्रा. फिर आता है मार्केटिंग, सेल्स, जहां से आप एक्चुअली माल को बेचना शुरू करते हो या मार्केट करना शुरू करते हो. उस माल को कस्टमर के आंखों के सामने लेकर जाते हो. इट इंक्लूड सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, एक्सेट्रा. फिर आता है सर्विस. सर्विस मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो या तो आपके माल को बेचने के बाद वैल्यू एनहांस करती है या वैल्यू मेंटेन करती है. सपोज मेरा माल खराब हो गया तो उसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की आफ्टर सर्विस देकर मैं उसको वापस सेम वैल्यू तक ले जा सकती हूँ. डन है प्राइमरी एक्टिविटीज. ओके, फिर आते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज में. वापस पूछता है भाई वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है. वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है और सपोर्ट एक्टिविटीज क्या है. वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब बिजनेस के ऑपरेशंस को एग्जामिन करना और आइडेंटिफाई करना एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट. वो एक्टिविटीज पे मेजर फोकस करते हैं विच विल ऐड वैल्यू एंड विच विल डिडक्ट वैल्यू. ठीक है, इट हेल्प्स इंप्रूव एफिशिएंसी एंड आइडेंटिफाई कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. चार सपोर्ट एक्टिविटीज है. प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एचआर मैनेजमेंट क्या होता होगा बेटा. एचआर मैनेजमेंट मतलब एचआर हायर करने का पूरा प्रोसेस. एचआर हायर करने का पूरा प्रोसेस मतलब रिक्रूट करना, मैनेज करना, ट्रेन करना, डेवलप करना, रिवॉर्ड करना. एचआर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टाफ से ही बिजनेस चल रहा है, तो स्टाफ मैनेजमेंट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्टिविटी. फिर है प्रोक्योरमेंट. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में तो माल को हम सिर्फ लेकर आते हैं, लेकिन माल किससे खरीदना है, क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है, वेंडर एनालिसिस करना है, ये सब किस में आता है, प्रोक्योरमेंट. एक्वायरिंग वाला प्रोसेस आता है प्रोक्योरमेंट में. इट फोकसेस ऑन हाउ रिसोर्सेज आर सोर्स रादर देन रिसोर्सेज देमसेल्व्स. किस तरीके से हम उस रिसोर्सेज को सोर्स करेंगे.
फिर है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आजकल हमारा सारा प्रोसेसेस कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चलता है। यानी हम कितना नया R&D स्पेंडिंग कर रहे हैं, कहाँ से हम अपने टेक्नोलॉजिकली अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने, ये सब इसमें आता है। इसमें R&D आ गया, प्रोडक्ट के डिजाइन आ गया, प्रोसेस डेवलपमेंट आ गया, इंप्रूवमेंट्स आ गए छोटे मोटे। ये सब से क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ती है। और लास्ट में है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप मान लो कहाँ पर काम चल रहा है, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज क्या है, किस तरीके के सिस्टम्स हैं, किस तरीके के प्रोसेसेस हैं, फाइनेंस कहाँ से करवाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होती है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सेट्रा। ये सब आ गया आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्टिविटी। 4 तरीके की सपोर्ट। डन। दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन था, कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। आ जाते हैं एक्सपीरियंस कर्व के क्वेश्चन। देख रहे हो बेटा। टा 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 टा। कितने बारी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है जान 25 में ना, क्योंकि अभी अभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा, बट मैं 26 सितंबर 26 में ये क्वेश्चन वापस दिख सकता है। आ जाओ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, ठीक है। या फिर बोलते हैं विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स, कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है गेन बाय द वर्कर्स थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्शन वर्क। जैसे जैसे एक इंसान बार बार सेम एक्टिविटी करता है, सेम एक्टिविटी करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी आगे जाकर एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, जिससे कि कॉस्ट रिडक्शन भी होता है और हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। बताओ तो कौन सा कॉन्सेप्ट है ये जो फीचर एक्सप्लेन करता है बेटा। एक्सपीरियंस कर्व मतलब विद टाइम you gain experience. With time, you gain experience. When you gain experience, you gain efficiency in your business. You gain cost advantage. You gain economies of scale, and that's why with time, your unit production increases and your per unit cost decreases. With time, experience बढ़ता है, unit production बढ़ता है, और cost पर क्यों गिरता है यार? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होने लगता है। आपको पता है कि बेस्ट तरीका क्या है कोई काम करने का। आपको पता है कि किस तरीके से माल बेचना है। आपको पता है कि जब जितना एक्सपीरियंस होता है उतना बड़ा आप इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल करते जाते हो। उससे कॉस्ट रिडक्शन होता है। वेस्ट मैनेजमेंट, अब आपको पता है कि कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ पर वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो आप वेस्टेज होने वाले कार्य करोगे ही नहीं। यानी आपका अच्छा रिपिटेटिव वर्क के कारण स्टाफ भी बहुत ज़्यादा बेटर होता जाता है अपने काम करने में। बहुत कम टाइम लगाता है काम करने में। सब कुछ से क्या होता है, एट द एंड कॉस्ट एडवांटेज होता है। यानी जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, यू ग्रो एंड योर कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूसेस। एक्सपीरियंस कर्व इज सिमिलर टू लर्निंग कर्व, जो बताता है कि भाई अगर वर्कर्स रिपीटेटिव टास्क करेंगे तो उसमें वो एफिशिएंट होते जाएंगे, और एफिशिएंट होते जाएंगे तो कॉस्ट रिडक्शन होते जाएगा। एक्सपीरियंस कर्व बोलता है per unit cost will decline as a firm accumulates experience. We learn as we grow. हम जैसे जैसे बढ़ते हैं हम सीखते जाते हैं, और वो सीखना हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट एडवांटेज में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में काम। The implication is that larger firms in an industry would tend to have lower per unit cost as compared to those of smaller organization, क्योंकि क्योंकि क्या, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर्व का फायदा हो चुका है, इसलिए उनका पर यूनिट कॉस्ट स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन से कम होता है। ये क्यों होता है? लर्निंग इफेक्ट्स के कारण, यानी वर्कर्स लर्न करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण, प्रोडक्ट आप अच्छा प्रोडक्ट देने पे काम करना शुरू कर देते हो, आप अपने जिंदगी में टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स करते हो। ये सब के कारण कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट पर यूनिट कम होता है। एक्सपीरियंस कर्व का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या रेलेवेंस है भाई? तो बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व बहुत ज्यादा फायदा देता है टू बिकम अ बैरियर टू एंट्री। क्यों भाई? अगर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है तो लोग आपके साथ फाइट कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस कर्व का क्या क्या फीचर है? हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ये हमको कंपटीशन के ऊपर एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। आप भी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना चाहते हो, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस टीचर को पूरे पास्ट ईयर पेपर, एमटीपी, आरटीपी का नॉलेज है, उसको वो घुट कर बैठा है कि भाई आईसीआर किस तरीके से वर्क करता है और मुझे मेरे बच्चे को क्या ज्ञान देना है। यानी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का बहुत फायदा होता है। एक्सपीरियंस ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर टू एंट्री।
और लार्ज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस का इफेक्ट होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से बड़े बड़े छोटे 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 से बड़े हुए हैं, बड़े हुए हैं, बड़े हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है सारी चीज़ों। एक्सपीरियंस कर्व ऐसा दिखता, क्लियर है क्या? ओके, वैल्यू चेन हो गया, एक्सपीरियंस कर्व। अब आता है कस्टमर बिहेवियर। एक कस्टमर किस तरीके से बिहेव करता है, एक कस्टमर किस तरीके से बिहेव करता है? देखो, ऐसा लग रहा है छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एमटीपी आरटीपी में देते रहता है, स्टडी मैट में भी इसका क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं आया, आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। मैं सीधा इस आंसर के साथ आपको एक बार डिस्कस करूंगी कि होता क्या है ये कॉन्सेप्ट। You are a strategic management for a tech company launching a नया smartphone model. The company wants to target tech-savvy consumers who value innovation and cutting-edge technology. Using the concept of customer behavior, develop a marketing strategy to promote the new smartphone. आप लोग कस्टमर बिहेवियर का एग्जाम्पल, कस्टमर बिहेवियर का एनालिसिस लेकर इनके लिए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, तो पहले तो समझना पड़ेगा कि कस्टमर बिहेवियर होता क्या है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, उसके पहले दो चीजें होती है जो आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्वे करती है। एक है आपके खुद के इंटरनल फैक्टर्स, मतलब आपकी खुद की कुछ नीड होगी जो आप फुलफिल करना चाहते हो वो प्रोडक्ट खरीद कर। और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब पीयर प्रेशर आ रहा है आपको कि भाई ये देख, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, खरीद खरीद खरीद। या फिर आपको इधर उधर से एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उस प्रोडक्ट के, या फिर एनवायरनमेंट डिमांड करती है कि आपके पास वो प्रोसेस, वो प्रोडक्ट, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। यानी दो फैक्टर्स के कारण आप कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्वे होते हो। एक इंटरनल फैक्टर्स, तो दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल इज इंटरनल टू द पर्सन, उसकी कोई नीड होगी, उसकी कोई डिमांड होगी, उसकी कोई वांट होगी जो वो फुलफिल करना चाहता है। और दूसरा है बाहर के फैक्टर्स। फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हो कि भाई आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए कि नहीं। फिर आप उस प्रोडक्ट को परचेस करते हो और पोस्ट परचेस एक्शन लेते हो। पोस्ट परचेस एक्शन क्या है? वो प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद आप उसको जब यूज करते हो तो आपके कोई रिव्यू होते हैं, कोई फीडबैक होते हैं जो आप लोगों को बताते हो। कोई मूवी भी देख कर आते हो तो आप लोगों के कुछ रिव्यू फीडबैक होते हैं जो आप लोगों को बताते हो। दैट इज कॉल्ड अ पोस्ट परचेस एक्शन। आ जाओ देखते हैं। टू टारगेट टेक savvy कंज्यूमर्स फॉर न्यू स्मार्टफोन मॉडल। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हमको एक न्यू स्मार्टफोन ला रहे हैं हम, विच इज वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, विच हैज कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो हम टारगेट भी कैसे कंज्यूमर्स को करें? टेक savvy कंज्यूमर्स को हम टारगेट करना चाहते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स को टारगेट करना चाहते हैं जो उसकी रिस्पेक्ट करते हो। To target tech-savvy consumers, the tech company can develop a marketing strategy based on customer behavior. Okay, consumer behavior may be influenced by several things, जैसे कि पहला है external influence। एक्सटर्नल यानी इधर उधर से एडवर्टाइजमेंट्स दिखाओ। यूज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड टेक फोरम्स टू जनरेट अ बस अराउंड द न्यू स्मार्टफोन। पार्टनर विद टेक इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स टू रिव्यू द प्रोडक्ट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग टेक savvy कंज्यूमर्स। एक्सटर्नली उस प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों को, टेक savvy कंज्यूमर्स को बताओ। इंटरनल इन्फ्लुएंस, appeal to the desire for innovation and advanced features among tech-savvy consumers. Highlight the unique selling points जैसे कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस एंड डिजाइन। अब इंटरनल कैसे होगा बेटा? इंटरनल तो तभी होगा ना जब मेरी कोई नीड है, कोई डिमांड है जो मैं फुलफिल करना चाहती हूँ। सपोज मैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें होना, तो मैं क्या करूंगी? मैं अगर कंज्यूमर हूँ तो मैं ऐसी कंपनी का माल खरीदूंगी जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। बट मेरे को कैसे पता चलेगा उसके बारे में? जब वो मुझे बताएगा कि देख हम कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट देते हैं, देखना अगर तू मेरा ये प्रोडक्ट खरीदेगा खरीदेगा तो तेरे क्या क्या डिमांड्स फुलफिल होंगे। यानी मेरी वो इंटरनली मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि तेरी क्या क्या डिमांड इससे पूरी होगी। फिर मैं डिसीजन मेकिंग करूंगी कि भाई भाई सपोज मैं कंपेयर करूंगी दूसरे फ़ोन्स के साथ, मैं चेक करूंगी कि मुझे कौन सा फ़ोन बेटर लग रहा है और फाइनली मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लूंगी।
फिर मैं परचेस करूंगी और पोस्ट परचेस एक्शन करूंगी। पोस्ट परचेस एक्शन यानी मेरा फीडबैक लो कि भाई मुझे कैसा लगा वो प्रोडक्ट, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा नहीं लगा उसको चेंज करो। यानी अगर मेरा आप फीडबैक्स रिव्यूज वगैरह लोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोडक्ट को बेटर कर पाओगे। एंकरेज कस्टमर्स टू प्रोवाइड फीडबैक एंड रिव्यू ताकि एक क्रेडिबिलिटी बढ़े। हम भी जैसे आप लोगों का रिव्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, क्यों, ताकि हम अपने में बेहतर चीजें कर सकें। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। कहने क्या बेटा, आ जाओ। By understanding the behavior, you will be able to align your marketing strategy according to their preferences. The tech company can effectively promote the new smartphone and attract that demographic. ओके बेटा, आ जाओ। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की सक्सेस। कई बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन क्यों, समझना। व्हाट इज अ की सक्सेस फैक्टर बेटा? की सक्सेस फैक्टर मतलब एक इंडस्ट्री है। सपोज एक मूवी, अभी मूवी आई ना मस्त वाली धुरंधर, धुरंधर। आप उस धुरंधर मूवी में आप सोचो, वो मूवी हिट चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है वो मूवी। क्यों अच्छी चल रही है? उसकी स्टोरी लाइन अच्छी, उन्होंने अच्छे एक्टर्स सिलेक्ट, उसका कहीं न कहीं डायरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। उसमें कहीं न कहीं गाने आजकल बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल गाने बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। उसने कहीं न कहीं ना हमारा एक इंटरेस्ट बनाकर रखा उस मूवी में, एक बिल्डअप किया बहुत अच्छे से। उन्होंने हर वो चीज़ों पे खर्चा किया है, जिससे एक मूवी इंडस्ट्री में एक मूवी सॉलिड सक्सेसफुल होगी। क्या फालतू के खर्चे नहीं किए, बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया। अगर आप देखोगे एंड एंड में जो प्रमोशन किया, किया। क्यों? क्योंकि उनको समझा यार मेरी मूवी में ना अगर स्टोरी लाइन अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, एक्टर्स अच्छे हैं, तो वो सभी अपने आप में एक प्रमोटिंग फैक्टर है और अपने आप वो मूवी प्रमोट हो जाएगी। तो उन्होंने प्रमोशन पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया। यानी मूवी इंडस्ट्री में सक्सीड होने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मूवी की स्टोरी क्या है, डायरेक्शन किस तरीके का है। अगर वो ही बेकार हुआ तो वो मूवी नहीं चलेगी। यानी एक इंडस्ट्री में, एक मूवी इंडस्ट्री में मूवी चलने के लिए की सक्सेस फैक्टर है जो जो हर एक कंपनी को समझना चाहिए कि स्टोरी लाइन है, कि आजकल गाने कम हो, प्रमोशन अगर हो भी तो सोशल मीडिया में ज्यादा प्रमोशन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक इंडस्ट्री में अगर सक्सीड करना है तो आप में क्या फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्री में सीए सीएस सीएमए की इंडस्ट्री में सक्सीड करना है तो यू शुड हैव एक्सपीरियंस टीचर, यू शुड हैव सम गुड पास्ट परफॉर्मेंस की ऑल इंडिया रैंकर्स वगैरह होने चाहिए, यू शुड हैव सर्टेन गुड बुक्स। ये सबसे क्या होगा, मैं कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में सक्सीड कर पाऊँ। इंडस्ट्री में सक्सीड करने के जो फैक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि सक्सेस फैक्टर्स। आ जाओ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। Analyze the role of KSF in determining competitive success within an industry. एक इंडस्ट्री के की सक्सेस फैक्टर्स वो सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री के मेंबर्स यानी कंपनी। उस इंडस्ट्री में जीतने के लिए एक्सेल को क्या करना पड़ेगा, यानी हम मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, आर ऑल दोज थिंग्स दैट अफेक्ट इंडस्ट्री के मेंबर्स की एबिलिटी टू प्रॉस्पर इन द मार्केट। अगर हमने ये सब किया तो हम मार्केट में प्रॉस्पर करेंगे। इट कैन बी एनीथिंग, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकती है, क्या कॉम्पिटेंसीज होने चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज होने चाहिए। जैसे हमारे में कैपेबिलिटी होने चाहिए कि हमारे टीचर्स एक्सपीरियंस होने चाहिए, हमारे में कैपेबिलिटी होने चाहिए कि भाई अगर स्टूडेंट में ने कोई रिव्यू दिया ना तो उसको तुरंत चेंज कर लो। क्या कैपेबिलिटीज होने चाहिए, क्या बिजनेस आउटकम्स होने चाहिए दैट विल स्पेल द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड अल्टीमेटली बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। वो क्या चीज़ें हैं जिससे एक इंसान एक इंडस्ट्री में या तो सक्सीड करेगा या फेल हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कमाएगा या लूज आउट हो जाएगा। किस चीज़ों में कर सकता है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, कॉम्पिटेंसीज हो सकती है, कैपेबिलिटीज हो। KSFs by their very nature are so important that all the firms in the industry में, ये एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं है, एक इंडस्ट्री के सारे कंपनीज को ये समझना पड़ेगा। दे आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर इंडस्ट्री सक्सेस। यानी अगर आप में KSFs है तभी आप सक्सीड करोगे, नहीं तो आप सक्सीड नहीं कर पाओगे उसके अंदर। KSF क्या होता है पढ़ लेना। KSF डिटरमाइन कॉम्पिटेटिव सक्सेस, अभी अभी पढ़ा, आप पढ़ सकते हो। मेन है ये क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 से। व्हाट डू यू मीन बाय KSF? तो जो अभी अपन ने पढ़ा वही है। स्ट्रक्चर द क्वेश्चंस
जिसका आंसर बताएगा कि व्हाट आर केएसएफ्स ऑफ एन इंडस्ट्री। वो कौन से क्वेश्चन है जिसके आंसर से अपन को पता चलेगा यार हाँ ये है की सक्सेस फैक्टर। ऑल्सो स्टेट एज टू हाउ अंडरस्टैंडिंग केएसएफ कैन हेल्प गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर एक कंपनी ने केएसएफ को पढ़ लिया तो वो किस तरीके से अपनी जिंदगी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकता, बताइए तो ये सब कैसे हो। तो भाई की सक्सेस फैक्टर्स अगेन वो सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि इंडस्ट्री में एक मेंबर सक्सीड होगा या नहीं। क्या हो सकते हैं? प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, कॉम्पिटेंसीज हो सकते हैं, कैपेबिलिटीज हो सकते हैं, कोई भी आउटकम्स हो सकते हैं जो फाइनली डिटरमाइन करेंगे आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो या नहीं, सक्सेस होने वाले हो या नहीं। ये प्री रिक्विजिट्स है फॉर सक्सेस इन इंडस्ट्री। इसका हमने शॉर्ट आंसर लिखा भी था। कौन से क्वेश्चंस डिटरमाइन करते हैं कि भाई ये की सक्सेस फैक्टर है? देखो पहला बोलता है ऑन व्हाट बेसिस डू कस्टमर चूज बिटवीन द कंपीटिंग ब्रांड्स या सेलर्स। कौन से ब्रांड्स के बीच सेलर चूज करता है मेरा माल। मतलब मैं ए के पास जा रही हूँ कि बी के पास जा रही हूँ तो ए को क्यों सेलेक्ट करता है, वाई इज ही सेलेक्टिंग ए। जिस भी रीजन से उसने ए को सेलेक्ट किया कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री के की सक्सेस फैक्टर है। कौन से रिसोर्सेज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज नेसेसरी हैं टू बी सक्सेसफुल, और किससे आपको एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। एक कंपनी जो एक्यूरेटली अंडरस्टैंड कर जाए इंडस्ट्री के केएसएफ्स को, वो उस केएसएफ्स के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को टेलर कर सकती है। और अगर उसने केएसएफ समझ लिया, अपनी स्ट्रैटेजी को टेलर कर लिया, तो कहीं ना कहीं उसको क्या मिलेगा, एक अच्छा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। और अगर मैंने केएसएफ को गलत जज कर लिया तो क्या होगा, मिस डायरेक्टेड स्ट्रैटेजी का रिस्क हो सकता है, मेरी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है अगर मैंने मेरे केएसएफ को सही से जज नहीं। याद आ रहा है कि सारे पॉइंटर अमेजिंग। अब आते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द है, जो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन को रोज इम्पैक्ट, जैसे कस्टमर, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स, जैसे कि सप्लायर्स, जैसे कि आपका मैनेजमेंट, जैसे कि आपकी एम्प्लॉयज, ये सब ऑर्गेनाइजेशन को डेली इम्पैक्ट करते हैं। मैक्रो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट नहीं करती है, पूरे इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती है। ये मेरे को अकेले को इम्पैक्ट नहीं करती है, मेरे इंडस्ट्री के हर मेंबर को इम्पैक्ट करती है। ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। यानी दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो एनवायरनमेंट को तो हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे कि पॉलिटिक्स, अब बीजेपी सरकार आएगी या कांग्रेस सरकार आएगी, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा तो एक वोट है भाई। यानी कुछ ऐसी चीजें जो आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट भी करती है और जो आपके कंट्रोल में भी नहीं हो सकती, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीज, इसको बोलते हैं मैक्रो। माइक्रो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज है और आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जनरली मैक्रो पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्रो को डिफाइन करने का तरीका है पेस्ले। क्या क्या मैक्रो फैक्टर्स हो सकते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम बोलते हैं भाई मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को बोला जाएगा पेस्ले। जस्टिस पेस्ले भाई पेस्ले। P for political, E for economic, S for social, T for technological, R for legal, E for environment। ये क्या होता है पढ़ेंगे आज। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्योंकि इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताओ तो पेस्ले फ्रेमवर्क से आप मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज कैसे कर सकते हो। ठीक है, पेस्ले फ्रेमवर्क असिस्ट इन एनालाइजिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट बाय इवैल्यूएटिंग 6 फैक्टर्स, P for पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंट। पॉलिटिकल मतलब भाई गवर्नमेंट कौन सी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है, क्या जो इंडिया की पॉलिटिक्स है क्या वो स्टेबल है, अगर स्टेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंडिया के हर एक ऑर्गेनाइजेशन को वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपने
पॉलिटिकल फैक्टर्स को समझ लिया ना, तो आप गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है, क्या सपोर्ट नहीं करती है, वो आप समझ पाओगे। गवर्नमेंट किस चीज में जाकर सब्सिडी देगी, आप भी उस बिजनेस में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा होगा। यानी इट अफेक्ट्स कि भाई रेगुलेटरी चेंजेस, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, ये सब के बारे में आपको समझ आएगा अगर आप पॉलिटिकल फैक्टर्स पढ़ते हो तो। इकोनॉमिक यानी आपका जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिकली आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, कंज्यूमर का परचेसिंग पावर क्या है, मार्केट की कंडीशंस क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, एक्सेट्रा। सोशल फैक्टर्स मतलब सोशली इंसान, what are the social cultures, social beliefs, values, norms that a person is following? Suppose इंडिया में गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, यानी गाय इतनी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि अगर मैं पोर्क या बीफ जैसी चीजें देने लगूंगी इंडिया में तो वो सही से नहीं चलेगा। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज इंडिया का बिलीफ है दैट गाय हमारी माता है। तो सोशल फैक्टर्स मतलब डेमोग्राफिक ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसी है लोगों की, कल्चरल चेंजेस, कंज्यूमर एटीट्यूड्स क्या है, ये सबसे क्या होता है हमको समझ आता है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या क्या है। जैसे कई लोग आजकल सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग करते हैं रादर देन प्रिंट एडवर्टाइजिंग। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हर अभी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है लोगों की, सोशल मीडिया पे चल रही है, लोग सोशल मीडिया प्रेफर करते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या आ रहे हैं, इनोवेशंस क्या क्या आ रहे हैं। जैसे एआई आ गया, अगर मैं एआई को अपने में इंटीग्रेट नहीं करूंगी तो कहीं ना कहीं मैं लोगों से पीछे हो जाऊंगी। लीगल फैक्टर्स मतलब बेटा लॉज क्या है, कंपनी लॉ क्या है, फैक्ट्री एक्ट क्या बोलता है, वेजेस एक्ट क्या बोलता है, कंज्यूमर एक्ट क्या बोलता है, जीएसटी का एक्ट क्या बोलता है, यानी रेगुलेट लीगल लॉज वगैरह क्या है। अगर मैं उसको फॉलो नहीं करूंगी तो मुझे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही मैं रह जाऊंगी। यानी बिजनेस लॉ क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट की रेगुलेशन क्या है, हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी आप कार्बन एमिशन तो ज़्यादा नहीं कर, आप वाटर वेस्टेज तो ज़्यादा नहीं कर। ये सारे हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, ये भी आपके बिजनेस को। एक बोलता है माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बताओ, इसका हमने पूरा एक टेबल लिखा था अगर याद होगा तो। माइक्रो मतलब जो आपकी इमीडिएट पेरिफेरी में, विच इज वेरी क्लोज टू द कंपनी। मैक्रो मतलब जो लार्जर पेरिफेरी में एंड इट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो में क्या क्या आता है, कॉस्मिक। कॉस्मिक यानी कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, मार्केट के इंटरमीडियरीज और कॉम्पिटिटर, ये सब आ गया माइक्रो में। मैक्रो में क्या आता है, एसले। माइक्रो आपके कंट्रोल में नहीं है, मैक्रो आपके सॉरी माइक्रो आपके कंट्रोल में है, मैक्रो आपके कंट्रोल में नहीं है। माइक्रो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, मैक्रो आपको इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ज्यादा इंपैक्ट मैक्रो एनवायरनमेंट का होता है। द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि मैक्रो एलिमेंट्स सबको अफेक्ट करते हैं जो उस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। अगर मैंने सोलर के लिए, गवर्नमेंट ने सोलर के लिए सब्सिडी ले आई तो ये इंडस्ट्री के सारे सोलर कंपनीज को इक्वली बेनिफिट देगा। यार बेटा, अच्छा ये सब अपन पढ़ चुके हैं, आ जाओ तो एक बार ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एबीसी कॉर्पोरेशन एक मल्टीनेशनल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इट इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन इनटू अ न्यू कंट्री। ये नई कंट्री जाने का सोच रही है। द कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है वो इवेलुएट कर रहा है पोटेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंटरिंग दिस नया नया मार्केट। ये एक नई कंट्री जाने का सोच रही है और भाई मैनेजमेंट सोच रहा है कि यार क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं इस नए मार्केट के। As part of their analysis, they decided to use PESLE framework to assess the macro environment. How can PESLE framework help ABC assess the external factors affecting its decision to expand in a new country? जैसे कि पेस्ले में सबसे पहले पॉलिटिकल, तो आप नई कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखोगे, आप देखोगे कौन सी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किस किस चीज़ों को सपोर्ट करती है, किस में बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करती है। सपोज मैं ड्रग्स के बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन कर सकती है, सपोज मैं एयरलाइंस के बिजनेस हो तो वो बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन कर सकती है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, दिस इंक्लूड स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर पॉलिसीज क्या है, ट्रेड अग्रीमेंट्स क्या है भाई कि गवर्नमेंट ट्रेड अग्रीमेंट्स क्या रखती है, ओपन ट्रेड रखती है कि बहुत क्लोज ट्रेड रखती है, एक्सेट्रा। इससे आपको पॉलिटिकल रिस्क पता चल जाएंगे। फिर इकोनॉमिक, वहाँ का जीडीपी कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, एक्सचेंज रेट कैसा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है, इस
आपको वहाँ से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का नॉलेज हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि भाई वहाँ की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मेरे बिज़नेस को कैसे अफ़ेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है सोशल। वहाँ का कल्चरल नॉर्म्स पढ़ना ज़रूरी है, डेमोग्राफिक, लाइफ़स्टाइल ट्रेंड्स पढ़ना ज़रूरी है। ये पढ़ोगे तभी तो आप प्रोडक्ट को उस हिसाब से ला पाओगे जो वहाँ का कंज़्यूमर प्रेफ़र करता है। टेक्नोलॉजी, वहाँ का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? एडवांसमेंट्स कैसे हैं, अडॉप्शन कैसा है, इससे क्या होगा आपको समझ आएगा कि मुझे भी कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने की ज़रूरत है। नाउ वहाँ का लॉज़ रेगुलेशंस क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर जैसे कि यहाँ पे है फेमा, तो वहाँ पर कौन सा एक्ट चलता है, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, लेबर लॉज़ क्या है, एक्सेट्रा। इससे आपको समझ आएगा कि जब आप बिज़नेस कर रहे हो तो सारे कंप्लायंसेस कर रहे होगे। और नेक्स्ट वहाँ का एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसा है जैसे कि यूरोपियन यूनियन का एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा टफ है, यानी अगर आपको वहाँ बिजनेस करना है तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए करना पड़ेगा। पर क्लाइमेट चेंज कैसा है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कैसा है, वहाँ सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस कैसी है, ताकि आप एनवायरमेंटली रिस्क फ्री चल सको। क्लियर है बेटा? आई थिंक मैक्रो एनवायरनमेंट पे एक और क्वेश्चन है जो अभी अभी पूछा गया था। हाँ, ये आरटीपी सितंबर 25 में, ये भी देख लेते हैं। ओके, फिर अपने अ, ये हो गया, इंटरनेशनलाइजेशन बचा है, कस्टमर बिहेवियर हो गया, केएसएफ हो गया, माइक्रो वर्सेस मैक्रो हो गया, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनलाइजेशन, दो छोटे छोटे प्यारे से कॉन्सेप्ट बचेंगे। आ जाओ। Novanta Healthcare is planning to launch a nutrition supplement targeted at urban consumers in tier 2 इंडियन cities। ठीक है भाई, वो एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेकर आना चाहता है टियर 2 सिटीज के लिए। द प्रोडक्ट टीम एनालाइज लोकल पॉपुलेशन डेटा, उन्होंने लोकल पॉपुलेशन डेटा चेक किया, एज ग्रुप्स चेक किया, इनकम लेवल्स भी चेक किया, लाइफस्टाइल पैटर्न्स भी चेक किया, हेल्थ कंसर्न्स भी चेक किया बिफोर फॉर्मलाइजिंग फाइनलाइजिंग द फॉर्मुलेशन एंड प्राइसिंग। दे आर ऑल्सो रिव्यूइंग कि चेंजेस इन गवर्नमेंट एंड टेक अडॉप्शन किस तरीके से इस रोल आउट को अफेक्ट कर सकते हैं। What kind of external factors have Novanta considered? कौन कौन से external factors को Novanta ने consider किया है? Briefly explain the major categories of such external influences that shape business strategy. बेटा जो मुझे समझ आ रहा है, पॉपुलेशन का डेटा, एज ग्रुप, इनकम लेवल्स, ये सबसे इन्होंने डेमोग्राफिक्स चेक किया है। लाइफस्टाइल पैटर्न्स क्या है, हेल्थ कंसर्न्स क्या है, इससे इन्होंने कहीं ना कहीं सोशो कल्चरल चेक किया है। गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स चेक किया है। और टेक अडॉप्शन से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स चेक किए हैं। ये तो मुझे पता है। इसके अलावा और क्या चेक कर सकते हैं? ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेक कर सकते हैं, ये एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट चेक कर सकते हैं, ये फैसले का पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल चेक कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल चेक कर सकते हैं, एनवायरमेंटल चेक कर सकते हैं। बस और क्या है बेटा, और क्या ही है। आज Novanta has considered demographic environment, the analysis of local population data जैसे कि age group, income level, lifestyle pattern, health concerns reflect that they want to understand the consumer before targeting them and then only formulate something for such people. External environment factors significantly influence एक organization की ability टू परफॉर्म इन एन इंडस्ट्री। अगर आप जब तक एक्सटर्नल फैक्टर्स चेक नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं? डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशो कल्चरल एक्सेट्रा। ठीक है, आप ये अंदर का एक बार चेक कर सकते हो, पिछले अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब बचता है इंटरनेशनलाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ जी बेटा, नाउ व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन? इंटरनेशनलाइजेशन वर्ड से ही समझ आ रहा है, जब आप ग्लोबल कंपनी बनते हो मतलब आप इंटरनेशनल, तो जब आप ग्लोबल कंपनी बनते हो मतलब आप इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हो। और एक कंपनी को ग्लोबल कंपनी जनरली कब बुलाया जाता है भाई? ग्लोबल कंपनी तब बुलाया जाता है जब कहीं ना कहीं आप बताओ, सपोज एप्पल इंक, नाम एक ही है, करेक्ट, नाम एक ही चल रहा है एप्पल इंक का, एक हेडक्वार्टर्स है, सारे जो भी उसके सब पार्ट्स होंगे, भले इंडिया में, यूके में, चाइना में, वो सब किसको रिपोर्ट करते हैं भाई? हमारे हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ आप मान लो एप्पल इंक यही सबको रिसोर्सेज देती होगी, एक हेडक्वार्टर्स होता होगा,
वन हेडक्वार्टर्स, मेन हेडक्वार्टर्स जो मैं बोल सकती हूँ, इन सब का भी हेडक्वार्टर्स होता होगा, बट एक मेन हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लोबल कंपनी, को बोलते हैं ग्लोबल कंपनी। कंपनीज जनरली, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्यों कंपनीज ग्लोबल जाती है। और दूसरा ये पूछा जाता है भाई कि इंटरनेशनलाइजेशन कैसे करना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। आ जाओ दोनों क्वेश्चन। पहला है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एक एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग प्रोसेस है, ऑफ कोर्स। In the context of the statement, explain the internationalization of business and steps involved in its strategic planning. Internationalization होता क्या है और उसके steps बताओ, ठीक है भाई। इंटरनेशनलाइजेशन एक पिवटल ट्रेंड है जो आजकल हर बिजनेस करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? ताकि इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी हो, इंक्रीज रेवेन्यू हो, और कहीं ना कहीं चीपर रिसोर्सेज हो। इंडिया से लोग क्यों वो आईटी प्रोफेशनल्स लेते हैं, क्यों यहाँ पर टेलीकॉलर्स लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर चीप लेबर है। इट अलाउज द कंपनी टू एक्सप्लोर नया नया मार्केट, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कहीं ना कहीं अगर हम ज्यादा मार्केट को बेचेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होना ही है। प्रोलॉन्ग्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल भी बढ़ेगी। जैसे कि कहीं ना कहीं यूएस में तो ईवी इंडस्ट्री अपने ग्रोथ में आ चुका है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ही है। हो सकता है आगे जाकर मेच्योरिटी में पहुंच जाए, बट इंडिया में तो वो इंट्रोडक्शन या ग्रोथ पीरियड में ही रहेगा। यानी आपकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। इंटरनेशनलाइजेशन करने का क्या तरीका है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है। वैसे ही पहले यहाँ पर भी क्या करो, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखो कि भाई नए बिजनेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या थ्रेट्स। फिर अपना स्कोप ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड करो कि मैं भाई यूएस में कहाँ कहाँ काम करना चाहता हूँ, मैं न्यूयॉर्क में काम करना चाहता हूँ, मैं कनाडा में काम करना चाहता हूँ कि नहीं, एक्सेट्रा। फिर उस स्कोप ऑफ ऑपरेशंस के लिए ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करो और फाइनली एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाओ ताकि आप वो फुलफिल। यानी पहले स्वॉट एनालिसिस करो, फिर डिसाइड करो मुझे स्वॉट एनालिसिस के बेसिस में कि मुझे कहाँ ऑपरेट करना है, उस ऑपरेशंस के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाओ और फिर उसके लिए स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले चेक करो कि भाई बिजनेस को क्या क्या पोटेंशियल ग्लोबल मार्केट्स में जाना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या थ्रेट्स है। तो क्लियरली डिफाइन करो कि फर्म को कितना ऑपरेशंस, कहाँ कहाँ ऑपरेशन करना है। फिर उस ऑपरेशंस के लिए क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करो ताकि हम किसी मिशन के टुवर्ड्स काम कर सकें, और फिर उसको फुलफिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव। ये हो गया इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है एंड इंटरनेशनलाइजेशन करने का क्या तरीका। ना देयर इज वन क्वेश्चन, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल। और ये अभी अभी एमटीपी सितंबर 25 का था, इसलिए नीचे है, और इसका एक सब पार्ट ऊपर है, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल। क्वेश्चन नंबर 25, क्यों कंपनीज ग्लोबल जाती है? बताओ यार, क्यों कंपनीज ग्लोबल जाती है? कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट्स, सबसे पहला है बेटा, बढ़ने के लिए। हम ग्रो करना चाहते हैं इसलिए हम ग्लोबल जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं योर न्यू प्रोडक्ट इफ गोज ग्लोबल इट विल ग्रो, तो देयर इज अ नीड टू ग्रो कि हमको भाई ग्रो करना है। दूसरा है कि देयर इज अ रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। आज माल मेरा यूएस पहुंचाना बहुत आसान है, या फिर टाइम डिस्टेंस बहुत कम हो गया है दो कंट्रीज के बीच, क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गई, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। कई बार डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर एडुकेट। मैंने इंडिया का पूरा मार्केट कैटर कर लिया, अब मुझे बाहर जाना है क्योंकि बाहर के मार्केट में हो सकता है अपॉर्चुनिटी हो। फिर चीपर रॉ मटेरियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हटाने के लिए। भाई मैं यूएस से यहाँ माल बेचती हूँ, इससे अच्छा मैं यहीं पर प्रोडक्शन शुरू कर दूँ, यहीं बेचूंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच जाएगा, ठीक है। फिर कई लोग इसलिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं ताकि हम स्ट्रैटेजिक अलायंसेस का फायदा उठा सके। यानी बाहर पे अगर मैंने स्ट्रैटेजिक अलायंसेस कर लिया तो कहीं ना कहीं मुझे खुद की कंपनी सेटअप नहीं करनी, अब खुद की कंपनी सेटअप नहीं करनी तो बहुत आसान है मेरे लिए ग्लोबल जाना, इसलिए जाते हैं। फिर कई बार मुझे समझ आ जाता है कि यार वो मार्केट में ना ग्रोथ हो रही है, या वो मार्केट में रेवेन्यू आ सकता है। जैसे कि कॉफी चाइना में इसलिए फेमस हुआ था, नेस्कैफे इसलिए गया था क्योंकि उनको लगा यार ये मार्केट ना एक्सेप्ट कर रहा है मेरे प्रोडक्ट को, और ये मार्केट में जाऊंगी तो कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, यानी रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा। कुछ रीजन है जिसके कारण कंपनी गोस ग्लोबल। डन बेटा, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2 पे अब हम आ चुके हैं। आई होप
ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और अगर ये वीडियो आप सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हो ना, तो आप गुनाह कर रहे हो, याद रखना। इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में अपन आते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट। Yash is planning to launch his new tech startup. He's exploring different locations across the country to establish his company in the right business environment. One option is the city of Bangalore, the Silicon Valley of India, with an engaging network of entrepreneurs, investors, advisors, mentors. Coupled with various subsidies for new ventures and tax benefits, Bangalore might be the ideal choice for Yash. Define the term business environment. बताओ तो business environment क्या होता है? with respect to above scenario, explain the different ways जिससे कि अगर एक बिजनेस अच्छे से इंटरैक्ट करे ना एनवायरनमेंट के साथ, तो वो एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी बना सकता। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बेटा सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, सारे एक्सटर्नल सिचुएशन जिससे आपका बिजनेस डिसीजन, प्लान या ऑपरेशन अफेक्ट होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब एक्सटर्नल हर एक फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसेस, सिचुएशन जिसके कारण आपके बिजनेस डिसीजन, आपके इंटरनल डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होती है। यश के केस में दीज फैक्टर्स इंक्लूड द डायनामिक इवॉल्विंग कंडीशंस ऑफ बेंगलुरु। बेंगलुरु में बहुत डायनामिक, बहुत इवॉल्विंग कंडीशंस हैं, जिसके कारण जैसे कि सब्सिडीज मिल रही है, इन्वेस्टर्स बहुत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये ज्यादा ग्रो कर सकता है। अब अगर बिजनेस अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, तो उसको क्या क्या बेनिफिट होता है। बेटा सोचो ना, अगर मैं मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रीड करूंगी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज, कौन सी थ्रेट्स अभी एनवायरनमेंट में चल रही है। सपोज मैंने एनवायरनमेंट को रीड किया, मुझे समझ आया एआई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे बिजनेस के लिए, मुझे भी इंटीग्रेट करना चाहिए। मतलब आई गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द थ्रेट्स। सपोज मुझे समझ आया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रीड करके कि भाई गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को बहुत हेवी सब्सिडी दे रही है, लेट मी ऑल्सो गो इन दिस इंडस्ट्री। फिर इट गिव्स यू डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, फिर आप उस डायरेक्शन के टुवर्ड्स जाओगे तो आपका ग्रोथ भी होगा। आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सिखाता है, जैसे कि मैंने इंडस्ट्री पढ़ा, देखा यार टैक्स लॉस चेंज हो रहा है, मैंने भी उसको सीखने की कोशिश की। मतलब आई लर्न व्हेन आई चेक द इंडस्ट्री। आपकी इमेज बिल्डिंग होती है जब आप इंडस्ट्री, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेक करते हो, तो आपको समझ आता है कि यार देख, अगर मैं सपोज पुअर फैमिलीज के लिए कुछ करूंगा, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रीड, तो कहीं ना कहीं मेरी इमेज बिल्डिंग होगी। लोग क्यों फाउंडेशंस में पैसा डालते हैं, क्यों कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीएसआर एक्टिविटीज करते रहते हैं, क्योंकि उनकी इमेज बिल्डिंग होती है। और अब तभी तो कंपटीशन को मीट कर पाओगे जब आप देखोगे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या क्या चल रहा। यानी interaction with environment will help Yash identify new consumer needs, emerging trends, potential market opportunities. This will help him develop innovative products. अंडरस्टैंडिंग की लॉज में क्या चेंज हो रहा है, सोशल बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, इट विल हेल्प यश एंटिसिपेट कि उसको अपने आप को किस तरीके से चेंज करना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रीड करके यश को समझ आएगा कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ही कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट ट्रेंड्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, और उसको कहाँ कहाँ स्केल करने की जरूरत है टू ग्रो सक्सेसफुली। Continuous interaction with the environment motivates Yash and his team to update their knowledge, understanding and skills. यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कुछ अपडेशंस आ रहे हैं, तो वो भी अपने आप को अपडेट करेंगे। Understanding and responding to environmental needs help the startup build a positive image. For instance, adopting sustainable practices या contributing to local initiatives can enhance company की reputation. यानी कहीं ना कहीं कंपनी की reputation बढ़ेगी अगर सपोज इन्होंने मेक इन इंडिया को सपोर्ट किया, सब कुछ लोकली सोर्सिंग किया, तो कहीं ना कहीं इनकी भी रेपुटेशन बनेगी कि देखो यार ये तो मेक इन इंडिया को कितना सपोर्ट करता है। लोग भी इनसे खरीदना चाहेंगे कि देखो यार ये तो मेक इन इंडिया को कितना सपोर्ट कर रहा है, हम भी इन्हीं से खरीदेंगे, हम भी इनडायरेक्टली मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे। दिस इज हाउ। और लास्ट है मीटिंग कंपटीशन। जब यश इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको समझ आएगा कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रैटेजीज ला रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग क्या है, पॉलिसीज क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। वो भी अपने आप को उस तरीके से फिर ढाल सकते हैं। यहाँ पर लोगों का चैप्टर नंबर 2 के भी सारे क्वेश्चन आंसर्स डन है। चैप्टर नंबर 4-3 हो चुका है, उसके वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। एंड नाउ द चैप्टर नंबर 2 इज ऑल्सो डन। ओके बच्चा लोग, बाय बाय, सी यू फॉर चैप्टर नंबर 1।